हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज हम मेरे दोस्तों बात कर रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। और मेरे दोस्तों, सर्कुलेटरी सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। एक रक्त परिसंचरण तंत्र और दूसरा लस्सी का परिसंचरण तंत्र। इससे पहले हमने हार्ट के बारे में बहुत सारी जानकारी समझ ली है, फिर भी एक बार इसका नोमेनक्लेचर, इसका नामकरण, इसका नामांकन देख लो। इस फिगर को देखकर अगर आपसे नाम पूछे जाएं, अगर मेरे दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आज के समय में क्वेश्चन बड़े डिफिकल्ट पूछे जाने लगे हैं, ठीक है, जैसे आपसे इस तरह से नाम पूछे जाएं कि इन स्ट्रक्चर के नाम बताओ, तो मेरे दोस्तों आपको नाम लिखने आने चाहिए। सबसे पहले अगर इस ऊपर वाले चैम्बर की बात करें तो ये राइट ओरिकल है, ये दायां आलिंद है, यह है मेरे दोस्तों दायां आलिंद, इसको हम कहते हैं राइट एट्रियम या राइट ओरिकल। ओके, इसके बाद में नीचे वाला ये जो चैम्बर है ये आपका लेफ्ट ओरिकल है, लेफ्ट ओरिकल, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल। सर जी लेफ्ट कहाँ से आ गया? अरे भैया आ जाता है कई बार। ये लो, ये आपका हो गया दायां निलय। तो ऊपर की तरफ हो गया मेरे दोस्तों दायां आलिंद, नीचे की तरफ दायां निलय, राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल। ये राइट साइड हो गई, ठीक है। अब सर राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच में ये वाल्व दिख रहा है आपको, ये वाला, यही होते हैं वाल्व मेरे दोस्तों, इसी तरह के होते हैं, ठीक है ना। ये फोल्ड है केवल स्किन के, ठीक है। तो ये हो गया एवी वाल्व, एवी वाल्व। इसी को बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, त्रिवलनी कपाट। क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। अब इससे नीचे ये व्हाइट फाइबर निकले हुए दिख रहे हैं आपको, सफेद कलर के धागे। देखते हैं कोई नया कलर लेते हैं। देखिए ये फिलामेंट आपको दिख रहे हैं, ये वाले इधर भी निकले हुए दिख रहे होंगे। इन तंतुओं को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं कोर्डी टेंडिनी। क्या कहते हैं? कोर्डी टेंडिनी। याद रखें इसको, इनको बोलते हैं कोर्डी टेंडिनी। ओके, अब सुनिए, ये जो कोर्डी टेंडिनी है इनको भी आप थोड़ा देखो। ये कोर्डी टेंडिनी जुड़े हुए किससे? देखना, देखें थोड़ा, मुझे बताना तो ये किससे जुड़े हुए हैं। देखो ये नीचे की तरफ जुड़े हुए हैं इन परवर्दों से। ये क्या है? ये मेरे दोस्तों निलय के परवर्द है। हमारी जो निलय की भित्ति है ना, वो इस तरह से होती है, ठीक है ना। तो ये जो निलय की भित्ति है, इसके अंदर की तरफ एक पेशी होती है, उसको पेपिलरी पेशी कहते हैं। तो ये पेपिलरी मसल्स है और इससे कोर्डी टेंडिनी इन वाल्व को नीचे की तरफ खींच रही है। याद रखना, एवी वाल्व को विपरीत दिशा में खुलने से रोकना, उन्हें नीचे की तरफ खींच के रखना, यह काम कोर्डी टेंडिनी का है। और कोर्डी टेंडिनी किस मसल से जुड़ी हुई है? पेपिलरी से। याद रखना, यहां कौन सी मसल्स है? पेपिलरी मसल्स है, पेपिलरी पेशियां हैं। ओके, अब देखो मेरे दोस्तों, यहां पर भी आपको कुछ वाल्व दिख रहे हैं। देखो ये वाल्व कौन से हैं? फिर ये वाल्व है मेरे दोस्तों सेमी लूनर। और ये ब्लड वेसल्स कौन सी है? ये रक्तवाहिनी। अरे ये है पल्मोनरी आर्टरी। कौन सी आर्टरी है? ये पल्मोनरी, ये हमारे फेफड़ों में जा रही है। तो नाम लिख दें क्या इसका? बिल्कुल लिख दीजिए सर, ये हो गई है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी को ही हम मेरे दोस्तों फुफ्फुसीय धमनी कहते हैं। क्या बोलते हैं? फुफ्फुसीय धमनी। ये जाति कहां पर है मेरे दोस्तों? तो देखो ये मेरे दोस्तों इस दाएं तरफ के निलय से, राइट वेंट्रिकल से ब्लड लेकर के कहां पर? फेफड़ों में ले जाने का काम करती है, लंग्स में ले जाने का काम करती है। ओके, अब मेरे दोस्तों देखिए, ये आपको ब्लड वेसल्स दिख रही होगी। ये जो ब्लड वेसल्स है, ये वाला चाप आपको दिख रहा है, ये मेरे दोस्तों एओर्टिक चाप है। ये महाधमनी है जो यहां से निकल रही है, देखो आप। तो ये है महाधमनी, इसे एओर्टा कहते हैं। क्या? एओर्टा, महाधमनी, शरीर की सबसे बड़ी धमनी है मेरे दोस्तों। और यही वो आर्टरी है जो आगे डिवाइड हो जाती है और शरीर के अंगों में शुद्ध रक्त पहुंचाती है। ओके, अब इस तरफ आओ।
अब ये चेंबर कौन सा है? फिर ये चेंबर है मेरे दोस्तों, ये वाला जो आपका चेंबर है ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। लेफ्ट वेंट्रिकल का मतलब क्या है भाई? तो ये बायां निलय है, ठीक है, और ये मेरे दोस्तों बायां आलिंद है ऊपर की तरफ। ओके, लेफ्ट एट्रियम है, क्या? लेफ्ट एट्रियम। ओके, यहां पर भी मेरे दोस्तों देखो आप वाल्व हैं, ठीक है ना, ये भी एवी वाल्व है, लेकिन ये कैसा है? बाइकस्पिड। और बाइकस्पिड कपाट को और किस नाम से जानते हैं? मिट्रल। मिट्रल। ओके, और यहां पर भी क्या है? देखो कोर्डी टेंडिनी है, यहां पर भी कोर्डी टेंडिनी है। ओके, अब देखो मेरे दोस्तों यहां पर भी पेपिलरी मसल्स दिख रही है, बिल्कुल। और मेरे दोस्तों अगर आपसे पूछे आलिंद और निलय में से किसकी भित्ति मोटी होती है? निलय की। निलय की यानी वेंट्रिकल की। वेंट्रिकल में से सबसे बड़ा वेंट्रिकल कौन सा है? ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, और इस लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल सबसे ज्यादा थिक होती है। ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन सी ब्लड वेसल्स निकल रही है? देखो आप, ये एओर्टा निकल रही है ऊपर की तरफ। एक एओर्टा का भाग है जिसका नाम है कैरोटिड, कैरोटिड आर्टरी। ये फेफड़ों के अंदर, ठीक है, लंग्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करती है। ओके, अब मेरे दोस्तों इस ब्लड वेसल्स को क्या कहोगे? इसको ये मेरे दोस्तों सुपीरियर वेना केवा है, सुपीरियर वेना केवा, ठीक है ना। और ये जो आपको दिख रही है ये वाली, ये भी यहीं पे खुल रही है, देखो आप, ये है इनफीरियर वेना केवा। क्या नाम है इसका? इनफीरियर वेना केवा। एक सुपीरियर वेना केवा है, दूसरी इनफीरियर वेना केवा है, देखो आप, ठीक है ना। यह अशुद्ध रक्त लेके आती है और दाएं आलिंद में डालती है, याद रख लेना। और ये मेरे दोस्तों विभाजिका है जो हार्ट को दो भागों में डिवाइड कर रही है। और ये रक्तवाहिनी क्या कहलाएगी? ये पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन। इसे फुफ्फुसीय सिरा कहते हैं। ये फेफड़ों से शुद्ध रक्त को लेके आती है लेफ्ट एट्रियम में। ओके, तो मेरे दोस्तों ये पूरा हार्ट का फिगर है, आपको दिमाग में रखना होगा। हृदय के प्रत्येक कक्ष से एक बड़ी रक्तवाहिनी जुड़ी हुई है। देखो इस दाएं आलिंद से कौन जुड़ा हुआ है? महाधमनी। देखो इस बाएं आलिंद से कौन जुड़ा हुआ है? पल्मोनरी वेन। देखो मेरे दोस्त, पल्मोनरी वेन मेरे दोस्तों दो जोड़ी होती है, टोटल 4 होती है। ओके, अब देखो नीचे की तरफ इस राइट वेंट्रिकल से कौन जुड़ा हुआ है? पल्मोनरी आर्टरी। हमेशा वेंट्रिकल से आर्टरी जुड़ेगी और हमेशा ओरिकल से वेन जुड़ती है, ठीक है ना, ये बात समझ लो। तो महाधमनी किससे जुड़ती है? तो लेफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक है ना। शरीर को ब्लड पंप कौन करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, याद रख लेना। तो ये राइट वेंट्रिकल ब्लड किसको पंप करता है? लंग्स को। हार्ट के राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और हार्ट के लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, शुद्ध रुधिर होता है। शुद्ध रुधिर बाईं तरफ, अशुद्ध रुधिर दाईं तरफ। दाईं तरफ अशुद्ध रुधिर आता कहां से है? अंगों का अशुद्ध रुधिर इस महाधमनी के महाशिरा के द्वारा दाएं आलिंद में, फिर इस आलिंद निलय वाल्व के द्वारा किसमें? दाईं तरफ के मेरे दोस्तों निलय में, फिर दाएं निलय से अशुद्ध रक्त फेफड़ों में, फिर फेफड़ों से शुद्ध होकर के इस पल्मोनरी शिरा के द्वारा बाएं तरफ के आलिंद में, और बाएं आलिंद से बाएं निलय में, और बाएं निलय में जब पंप होगा ब्लड तो महाधमनी के द्वारा अंगों में चला जाएगा। इस तरह से हमारा हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है, और हार्ट ब्लड को जब लंग्स में पंप करेगा तो वहां गैसों का एक्सचेंज होगा और ब्लड शुद्ध होगा। और जब हार्ट ब्लड को पंप करेगा हमारे शरीर के ऑर्गन में तो फिर अंगों के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई होगी, याद रख लेना, ठीक है। अब मेरे दोस्तों अगली हेडिंग पे आते हैं, रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, हृदय दर का नियमन। किसका मेरे दोस्तों? हृदय दर का नियमन, ठीक है ना, हृदय दर का नियमन। अब मेरी बात को बच्चों थोड़ा ध्यान से समझ लेना। पहले हृदय दर है क्या ये भी तो जान लें। देखो मेरे दोस्तों, जब भी हम हार्ट रेट की बात करते हैं तो याद रख लेना, हमारा हार्ट, हमारा हृदय प्रति मिनट कितनी बार स्पंदित होता है, कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार, 72 टाइम पर मिनट। तो हृदय की एक धड़कन में कितना समय लगता है? याद रख लेना 0.8 सेकेंड,
0.1 सेकंड में हमारा हार्ट कितनी बार बीट करता है? 1 बीट। एक स्पंद में समय कितना लगता है? 0.8 सेकंड। और ये 0.8 सेकंड ही हमारे हृदय चक्र का समय। याद रखना, अगर आपसे पूछ ले हमारा हार्ट जो है एक साइकिल, एक चक्र कितने समय में पूरा कर लेता है? 8 सेकंड में। ठीक है ना। आप एक बात को बच्चों समझो, बात कुछ ये है कि ये अगर हमारा हार्ट है और ये हार्ट के ऊपर वाले चेंबर हैं ओरिकल यानी आलिंद, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। मेरे दोस्तों, सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सबसे पहले अशुद्ध रक्त महाशिरा ने किस में डाला? राइट एट्रियम में। और मेरे दोस्तों, फुफ्फुसीय शिरा यानी पल्मोनरी वेन ने किस में डाला? लेफ्ट एट्रियम। तो एक तरफ तो राइट साइड से ब्लड आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड, एक तरफ लेफ्ट साइड से आ रहा है ऑक्सीजनेटेड। दोनों ही ब्लड जब हमारे एट्रियम में, आलिंद में आते हैं तो आलिंद धीरे धीरे फैल रहे हैं, ब्लड से भर रहे हैं। उसे बोलते हैं आलिंदों का शिथिलन। तो इसे बोलते हैं एट्रियल डायस्टोल। याद रख लेना। और एट्रियल कितने टाइम तक, एट्रियम कितने समय तक डायस्टोल रहेगा? 0.7 सेकंड तक। और जब मेरे दोस्तों एट्रियम डायस्टोल चलता है, जब हमारा आलिंद शिथिल रहता है, तो उस समय याद रख लेना मेरे दोस्तों, आलिंदों का रक्त बड़ी आसानी से नीले में आता है। ये बड़ी बात बता रहा हूं, बहुत से लोगों को मालूम नहीं होगा। जब हमारा एट्रियम मेरे दोस्तों शिथिल रहता है, रिलैक्स रहता है, तब भी आलिंदों का रुधिर नीले में जाता है। ठीक है ना, याद रखना। अब मेरे दोस्तों, थोड़े टाइम के बाद जब पूरे आलिंद भर जाएंगे तो फिर दोनों एक साथ संकुचित होंगे। जब दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो पीछे बचा हुआ जितना भी ब्लड है वो दोनों ही आलिंद से किस में आ जाएगा? नीले में। तो याद रख लेना, पहले आलिंदों का क्या हुआ? अनुशिथिलन। तो पहले आलिंद में क्या हो गया मेरे दोस्तों? शिथिलन हो गया। अब इसके बाद क्या होगा मेरे दोस्तों, जरा बताओ तो। अब इसके बाद में एट्रियल सिस्टोल होगा, यानी आलिंदों में क्या होगा मेरे दोस्तों? संकुचन होगा। और संकुचन कितने समय के लिए होता है? 0.1 सेकंड के लिए। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, एट्रियल सिस्टोल कितने समय के लिए होता है? 0.1 सेकंड के लिए। ओके। अब जैसे ही मेरे दोस्तों एट्रियम सिस्टोल हुआ, ब्लड जो बचा हुआ था वो भी किस में आ गया? जो मेरे दोस्तों राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में। जब एट्रियम में सिस्टोल होता है और जब एट्रियम में डायस्टोल होता है, दोनों ही परिस्थिति में एवी वाल्व खुले रहते हैं। याद रख लेना। ओके। अब मेरे दोस्तों, ये जो वेंट्रिकल है, ठीक है ना, अब ये वेंट्रिकल जब पूरा भर जाएगा तो ये क्या होगा? संकुचित होगा। तो बात करें अगर वेंट्रिकल, बात किसकी करें? वेंट्रिकल सिस्टोल की, मतलब कि नीले में संकुचन की। तो नीले जब भी संकुचित होगा तो वाल्व कौन से बंद होंगे? कई बार ऐसे पूछते हैं। एवी वाल्व क्या हो जाते हैं मेरे दोस्तों? बंद हो जाते हैं। याद रख लेना, एवी वाल्व कब बंद होंगे? जब इन दोनों नीले में संकुचन होगा तो रक्त वापस नहीं जाए, रक्त को विपरीत जाने से रोकना। और कौन से वाल्व खुलेंगे? सेमी लूनर वाल्व क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं। याद रख लेना। और इन दोनों ही नीले का ब्लड किस में चला जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से तो महाधमनी में चला जाता है, एओर्टा में। और इस राइट वेंट्रिकल से ब्लड किस में चला जाता है मेरे दोस्तों? हमारे फेफड़ों में चला जाता है। ओके। अब मेरे दोस्तों एक बात याद रखना, जब दोनों ही संकुचित हुए तो इसमें समय कितना लगा? 0.3 सेकंड का। ओके। अब इसके बाद में होगा वेंट्रिकल डायस्टोल, यानी नीले के अंदर शिथिलन। नीले में क्या होगा मेरे दोस्तों? शिथिलन। ठीक है। अब नीले में शिथिलन कितने समय तक रहेगा? नीले में शिथिलन रहेगा मेरे दोस्तों 0.5 सेकंड तक। अब क्या होगा? जब नीले शिथिल रहता है तो इसका मतलब है नीले में ब्लड आ रहा है, ऊपर से वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है। तो जब नीले शिथिल रहेगा तो कौन से वाल्व क्लोज रहेंगे? सेमी लूनर वाल्व तो क्या रहेंगे? क्लोज। और एवी वाल्व क्या रहेंगे? ओपन। ये बात भी साथ ही साथ आपको याद रखनी, जब नीले में ऊपर से ब्लड आ रहा है तो उसे वेंट्रिकल डायस्टोल कहते हैं,
जब वेंट्रिकल में डायस्टोल होगा तो ये सेमी लूनर वाल्व तो बंद रहेंगे, ठीक है, ताकि वापिस फेफड़ों में जो ब्लड गया है वो वापिस नहीं आए, ठीक है कि नहीं, ये बात याद रखना। ओके, अब मैं दोस्तों कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि जॉइंट डायस्टोल में कितना समय लगता है। जॉइंट डायस्टोल, पहले तो मेरे दोस्तों जॉइंट डायस्टोल का मतलब क्या है? जॉइंट डायस्टोल का मतलब है हमारे हृदय के चारों ही कक्ष कितने समय तक शिथिल रहते हैं, यानी सभी कक्ष, ठीक है ना, सभी चेंबर मेरे दोस्तों एक जितने टाइम तक क्या रहे, शिथिल रहे। एक वो समय, एक मेरे दोस्तों हृदय चक्र का वो समय जब सारे चेंबर शिथिल थे, सभी चेंबर डायस्टोल थे, उस समय को जॉइंट क्या कहते हैं? डायस्टोल, संयुक्त अनुशिथिलन कहते हैं। और ये टाइम सभी बच्चों को याद रखना पड़ेगा, 0.0 सेकेंड, 0.4 सेकेंड वो टाइम पीरियड है मेरे दोस्तों। इस समय तक आपके एट्रियम और वेंट्रिकल, ठीक है, एक ऐसा टाइम पीरियड आता है जिसमें ये मेरे दोस्तों क्या रहते हैं? शिथिल। तो हार्ट साइकिल में याद रखना मेरे दोस्तों, एट्रियम के डायस्टोल का टाइमिंग कितना है? 0.7 सेकेंड। तो 0.1 सेकेंड के लिए क्या होगा? सिस्टोल होगा। अब वेंट्रिकल की बात करें, वेंट्रिकल में सिस्टोल 0.3 सेकेंड, डायस्टोल 0.5 सेकेंड। 5 + 3 8, 7 + 1 8। ओके, अब मेरे दोस्तों बात किसकी करेंगे? रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट की, हृदय दर का नियमन। मेरे दोस्तों मेरी बात को अच्छी तरह से समझ लो, हमारा जो हार्ट है वो है मायोजेनिक। हमारा हार्ट कैसा है? मायोजेनिक। ये भी बात मैं पहले बताना चाहता हूं ताकि ये चीज आपके और अच्छी तरह से समझ में आएगी। देखो, जंतुओं में हार्ट होते हैं दो तरह के, हार्ट रेगुलेशन के आधार पर दो तरह के। एक हार्ट होता है मायोजेनिक, ओके, और एक होता है मेरे दोस्तों न्यूरोजेनिक। न्यूरोजेनिक का मतलब यह है कि अगर हार्ट के कार्यों को, अगर हार्ट के कार्य को कंप्लीटली नर्वस सिस्टम कंट्रोल करे, जब पूर्णतः कंप्लीटली जो हार्ट है या जो हार्ट रेट है वो मेरे दोस्तों नर्वस सिस्टम पर डिपेंड हो, नर्वस सिस्टम पर ही निर्भर हो, तंत्रिका तंत्र ही हृदय को चलाए, बिना तंत्रिका तंत्र के हार्ट में किसी तरह का कोई कार्य, कोई हलचल नहीं हो, तो वो हार्ट है न्यूरोजेनिक। और मायोजेनिक का मतलब है ऐसा हार्ट जिसके पास में स्वयं उद्दीप्त होने वाली मसल्स होती है, जिसके पास में खुद का चालन तंत्र होता है, खुद का कंडक्टिंग सिस्टम होता है, जो हार्ट खुद से स्पंदित होता है। हमारा हृदय मायोजनित है, पेशी जनित है। हमारा हार्ट मेरे दोस्तों सेल्फ स्टिमुलेट होता है। हमारे हार्ट के पास में ऐसी मसल्स होती है जो मेरे दोस्तों खुद से कार्य करती है। याद रखना, बड़ी बात बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। तो मेरे दोस्तों हमारा हार्ट कैसा है? पेशी जनित है। हमारे हार्ट के पास में क्या पाया जाता है मेरे दोस्तों? पेस मेकर पाया जाता है, ठीक है ना। और जिस हार्ट के पास में पेस मेकर होगा, जिस हार्ट के पास में ऐसे नोड होगा, याद रख लेना वो हार्ट किस तरह का होगा? तो याद रखना वो हार्ट होगा मायोजेनिक, ठीक है ना। क्या हमारे हार्ट को इस ब्रेन के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा? क्या नहीं। क्या हमारा हार्ट स्पंदित होने के लिए इस ब्रेन का सहारा हमेशा लेगा? क्या नहीं। हाँ, ब्रेन की मदद से इसके कार्यों को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये पूर्णतः नर्वस सिस्टम पर निर्भर नहीं है। तो ये बात याद रख लेना मेरे दोस्तों। अब देखिए, अब अपन बात कर रहे हैं रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट की, हृदय दर का नियमन। अब देखो, हृदय दर का नियमन दो तरीके से होता है। एक तो न्यूरल नियमन, जिसे आप तंत्रिकीय नियमन कहते हैं, तंत्रिकीय नियमन, और दूसरा होता है हार्मोनल नियमन। किस तरह का मेरे दोस्तों? हार्मोनल नियमन। तो कितने प्रकार का रेगुलेशन हो गया? दो तरह का, हार्मोनल रेगुलेशन और न्यूरल रेगुलेशन। मेरे दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट है, अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी बच्चे से मोस्ट डाल देना। हमारा जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, हमारे ब्रेन के तीन भाग है, एक तो फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन, तीसरा हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन का एक भाग है मेडुला, पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है मेडुला, जो कि अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है, जो कि बॉडी के जो इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं
उनको कंट्रोल करता है। तो मेरे दोस्तों, हमारा जो मेडुला है, इस मेडुला में कार्डियक सेंटर होते हैं। वेरी वेरी मोस्ट है, एमसीक्यू लिख रहा हूं मेरे दोस्तों। कार्डियक सेंटर कहां होता है? मेडुला में। मेडुला मेरे दोस्तों जो है वो ऐसा ब्रेन का भाग है जो कि हार्ट के बीट का रेगुलेशन करता है। इतना याद रख लो बस। अब देखो मेरे दोस्तों, हमारे हृदय के पास में दो तरह के नर्व है, दो तरह की तंत्रिकाएं हैं, एक तो सिंपैथेटिक, एक पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है ना। ये जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक है, ये एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। एक जो है तंत्रिका तंत्र अगर किसी काम को बढ़ाएगा तो दूसरा घटाएगा। ठीक है ना। तो मेरे दोस्तों, हमारी जो सिंपैथेटिक नर्व है जो ब्रेन से निकल रही है, ठीक है ना, वो ऐसे नोड में खुलती है। कौन से नोड में खुलती है? एसए नोड में। मैं आगे बताऊंगा एसए नोड क्या है। मैंने अभी पीछे पेस मेकर बताया था ना। पेस मेकर हार्ट के अंदर पाया जाने वाला मसल्स का एक ऐसा बंडल है जो मेरे दोस्तों क्रियात्मक विभव, ठीक है ना मेरे दोस्तों, उत्पन्न करता है, एक तरह का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट करता है, और जिसकी वजह से हमारा हार्ट काम करना शुरू करता है। तो हमारा हार्ट काम क्यों कर पाता है? क्योंकि हमारे हार्ट के पास कोई ना कोई ऐसा पेशी का बंडल तो होगा ना। वो बंडल स्टिमुलेट जनरेट करता है, वो स्पंदित करता है, हार्ट का स्पंदन शुरू करवाता है। और उसी में दोस्तों ऐसे नोड के पास में आकर कौन सी नर्व खुल रही है? सिंपैथेटिक नर्व। ये क्या करेगी? ये हार्ट बीट को और कार्डियक आउटपुट को बढ़ाने का काम करती है। हार्ट बीट जब बढ़ेगी, हृदय जब तेजी से स्पंदित होगा, तो ज्यादा से ज्यादा ब्लड हार्ट से निकलेगा और ऑर्गन में जाएगा। कार्डियक आउटपुट का मतलब क्या है? हार्ट के निरय के द्वारा, हार्ट के वेंट्रिकल के द्वारा जितनी मात्रा में ब्लड बॉडी में पंप किया गया, हमारे हृदय ने जितनी मात्रा में रुधिर पंप किया, वही तो हमारा कार्डियक आउटपुट है। तो हार्ट बीट और कार्डियक आउटपुट को कौन बढ़ाता है? सिंपैथेटिक। ठीक है। अब मेरे दोस्तों, इसी न्यूरल रेगुलेशन के अंदर एक दूसरा और भाग है जिसे हम कार्डियो इनहिबिटर कहते हैं। कार्डियो इनहिबिटर रेगुलेशन किस तरह का रेगुलेशन है? कार्डियो इनहिबिटर रेगुलेशन जो है मेरे दोस्तों, वो वेगस तंत्रिकाओं की जो शाखाएं हैं वो हमारे हार्ट तक आती है, और वो क्या करती है? वो हार्ट बीट को बढ़ावा देती है कि हार्ट बीट को कम करती है? हार्ट बीट को कम करती है। हृदय का स्पंदन कम हो जाएगा, हृदय की धड़कन कम हो जाएगी, तो ब्लड ज्यादा पंप होगा कि ब्लड कम पंप होगा? ब्लड कम पंप होगा। तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। तो याद रख लेना मेरे दोस्तों, ये वेगस नर्व किस तरह से मेरे दोस्तों कार्डियो इनहिबिटर के रूप में काम करती हुई ऐसे नोड में खुलेगी, हार्ट बीट को, इसके अलावा मेरे दोस्तों स्ट्रोक वॉल्यूम को और कार्डियक आउटपुट को, तीनों को घटाने का काम करती है, कम करने का काम करती है। और ये पूरा काम पैरासिम्पैथेटिक नर्व के द्वारा कंट्रोल होता है। तो जो हमारे तंत्रिका तंत्र का पैरासिम्पैथेटिक भाग है वो तो हार्ट बीट को क्या करेगा? कम करेगा। और जबकि सिंपैथेटिक वाला जो भाग है वो हार्ट बीट को क्या करेगा? बढ़ाएगा। ओके, ये तो हो गया न्यूरल रेगुलेशन। अब है हार्मोनल रेगुलेशन। आपने मेरे दोस्तों कभी सुना होगा कि एक आपातकालीन हार्मोन होता है एड्रीनेलिन, है ना? एड्रीनेलिन हार्मोन हमारे एड्रिनल ग्लैंड से स्रावित होता है। एड्रिनल ग्लैंड का एड्रीनेलिन हार्मोन जब हमारे ब्लड में आता है तो हमारे हृदय की स्पंदन, हमारे हार्ट की बीट बढ़ जाती है, हमारी ब्रीदिंग रेस्पिरेशन बढ़ जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लार का श्रवण कम हो जाता है, हमारी प्यूपिल डाइलेट हो जाती है, पुतलियां फैल जाती है। आपके सामने अचानक शेर आ गया, क्या होगा मेरे दोस्तों? आपकी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है, आप वहां से खुद को बचाने के लिए बहुत तेज गति से भागते हैं। आपके पीछे कुत्ता लग गया, ठीक है मेरे दोस्तों, आपको 10 लोग मारने के लिए आ रहे हैं, फिर क्या होगा? फिर आपके पास में एक बहुत ही ज्यादा मात्रा में एनर्जी बन जाएगी, आपके हृदय की स्पंदन बढ़ जाएगी, आपकी ब्रीदिंग बढ़ जाएगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये सारा काम किसने करवाया? एड्रीनेलिन ने। तो एड्रीनेलिन हार्मोन आपके हार्ट बीट को बढ़ा देगा, हृदय स्पंदन को बढ़ाएगा। थायरोक्सिन हार्मोन भी इसमें मदद करता है। एड्रीनेलिन और
थायरोक्सिन, ये दोनों क्या करेंगे, हार्ट बीट को बढ़ा देंगे, कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ा देंगे। याद रख लेना मेरे दोस्तों, हार्मोनल रेगुलेशन की बात करूं तो मेरे दोस्तों एक तो कौन सा, थायरोक्सिन, दूसरा कौन सा, एड्रीनेलिन, और तीसरा मेरे दोस्तों हमारी जो सिंपैथेटिक नर्व है वो एक और मेरे दोस्तों हार्मोन रिलीज करती है, उसका नाम है सिंपैथेटिन। सिंपैथेटिन, दूसरा थायरोक्सिन और तीसरा एड्रीनेलिन। ये तीनों है क्या, हार्मोन। ये तीनों हार्मोन किसको बढ़ाएंगे, हार्ट रेट को। ओके, हार्ट रेट को घटाएगा कौन, घटाएगा मेरे दोस्तों पैरासिम्पैथेटिक वाला जो भाग है, हमारी जो पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व के द्वारा एक हार्मोन रिलीज होगा, उसका नाम है एसिटाइल कोलिन। क्या नाम है, एसिटाइल कोलिन। ये एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर है मेरे दोस्तों, और ये एसिटाइल कोलिन क्या करेगा, हार्ट रेट को बढ़ाएगा कि हार्ट रेट को घटा देगा, ये हमारे हार्ट रेट को घटा देगा। याद रख लोगे, एसिटाइल कोलिन किसने रिलीज किया, पैरासिम्पैथेटिक नर्व ने। ओके, और मेरे दोस्तों सिंपैथेटिन, एड्रीनेलिन और थायरोक्सिन क्या करेंगे, हार्ट रेट को बढ़ा देंगे। ओके, चलो अब मेरे दोस्तों एक टर्मिनोलॉजी है ट्रेकीकार्डिया, ट्रेकीकार्डिया, और एक है ब्रेडीकार्डिया। दोनों मोस्ट है, दोनों से एमसीक्यू आ सकता है। ब्रेडीकार्डिया का मतलब तो है हमारा हार्ट जो है बहुत ही धीमी गति से स्पंदित हो, हृदय की रेट घट जाए और 60 से कम हो जाए। हार्ट नॉर्मली 1 मिनट में 72 बार स्पंदित होता है कि नहीं होता, हार्ट बीट कितनी होती है प्रति मिनट, 72 टाइम, लेकिन यही हार्ट रेट कितनी हो जाए, 60 से हार्ट बीट क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है ना, हमारी हार्ट बीट 60 से भी कम हो जाए तो उसे बोलते हैं ब्रेडीकार्डिया। और अगर हमारा हार्ट मेरे दोस्तों जो है वो 90 से भी ज्यादा बार स्पंदित करे 1 मिनट में, 90 से एबो हो जाए हार्ट रेट, ठीक है ना, तो 90 से अगर अधिक हो जाए मेरे दोस्तों हृदय की स्पंदन दर, तो याद रख लेना उसको बोलते हैं ट्रेकीकार्डिया। ठीक है, तो दोनों टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, अब बात करें कार्डियक साइकिल के टाइम पीरियड की, तो अभी मैंने टाइम पीरियड आपको बता दिया है और आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा। देखिए मैंने जॉइंट डायस्टोल बताया था कितने समय, 0.4 सेकेंड। ठीक है, मैंने अभी आपको मेरे दोस्तों टाइम पीरियड क्या बताया था, सबसे पहले एट्रियम के बारे में बताया था। हमारा आलिंद कितने समय के लिए, हमारा एट्रियम मेरे दोस्तों कितने समय के लिए सिस्टोल होगा, तो सर 0.1 सेकंड के लिए, डायस्टोल 0.7 सेकंड के लिए। वेंट्रिकल की बात करूं तो हमारा निलय कितने समय के लिए सिस्टोल होगा, 0.3, कितने समय के लिए डायस्टोल होगा, 0.5। ये डायस्टोल टाइम, ये सिस्टोल टाइम, ये डायस्टोल टाइम, ये सिस्टोल टाइम। सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल का मतलब रिलैक्सन। ओके, डन। अब मेरे दोस्तों एक नाम यहां पे बार बार लिखा जाता है, कार्डियक आउटपुट। क्या, कार्डियक आउटपुट। अब ये कार्डियक आउटपुट है क्या, मेरे दोस्तों हमारा हार्ट जब क्या होगा, हमारे हार्ट के वेंट्रिकल जब क्या होंगे, सिस्टोल, तो जितनी मात्रा में ब्लड हार्ट से निकल करके ब्लड वेसल्स में या आर्टरी में जाएगा, वही हमारे हार्ट का कार्डियक आउटपुट होगा। तो मेरे दोस्तों याद रख लेना, कार्डियक आउटपुट किसके बराबर होता है, और कई बार ऐसे आ जाता है ट्रू एंड फॉल्स को सेलेक्ट करें, तो आपको मेरे दोस्तों सेलेक्ट करना आना चाहिए। कार्डियक आउटपुट हमेशा स्ट्रोक वॉल्यूम किसके बराबर होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट या हार्ट बीट कह दो। हार्ट रेट प्रति मिनट कितनी होती है, 72। ओके, अब आप कहोगे सर हमें तो स्ट्रोक वॉल्यूम ही नहीं मालूम, स्ट्रोक वॉल्यूम कहते किसको है। अरे मेरे दोस्त मेरी बात को ध्यान से सुन, एक होता है मेरे दोस्तों हार्ट का एंड सिस्टोल वॉल्यूम, और एक होता है
डायस्टोल वॉल्यूम, हमारे वेंट्रिकल की बात कर रहा हूं। सर आप निले की बात क्यों कर रहे हो, आलिंद की बात क्यों नहीं कर रहे? अरे भैया आलिंद तो एट्रियम तो जब सिस्टोल होगा तो ब्लड वेंट्रिकल में जाएगा कि ब्लड ब्लड वेसल्स में जाएगा? भैया आलिंदो के द्वारा जब संकुचन होगा तो वो ब्लड निले में आएगा, लेकिन जब निले यानी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड ब्लड वेसल्स में जाएगा कि नहीं जाएगा? तो भैया मैं ये कहना चाहता हूं कार्डियक आउटपुट का संबंध यानी रिलेशन वेंट्रिकल के सिस्टोल से ज्यादा है, ठीक है ना? तो सुनिएगा मेरे दोस्तों, यहां पे दोनों लाइनें आपके काम की है। वैसे वैल्यू कितनी होती है कार्डियक वॉल्यूम की? 70 मिलीलीटर, 70 ml होता है मेरे दोस्तों स्ट्रोक वॉल्यूम। ओके, देखो जब वेंट्रिकल डायस्टोल में भरा गया अधिकतम ब्लड, मेरे दोस्तों हमारा जब निले रेस्ट की पोजीशन में रहता है, ये अगर हार्ट का वेंट्रिकल है, अब ये रेस्ट की पोजीशन में है, तब इसमें जितनी भी मात्रा में ब्लड आएगा वो ब्लड क्या कहलाएगा मेरे दोस्तों? वो इसका जो है एंड डायस्टोल वॉल्यूम होगा। वो क्या होगा? एंड डायस्टोल वॉल्यूम होगा। ओके, और ये होता कितना है? ये होता है मेरे दोस्तों 120 मिलीलीटर। कितना होता है? 120 ml। मेरे दोस्तों 120 ml वो ब्लड है जो वेंट्रिकल में अधिकतम भरा जाता है। जब वेंट्रिकल रिलैक्स रहते हैं, जब वेंट्रिकल डायस्टोल होता है, तो कितनी मात्रा में ब्लड उसमें भरा जा सकता है? 120 मिलीलीटर। याद रख लोगे? बिल्कुल रखेंगे सर। ओके, अब आपका वेंट्रिकल यानी निले सिस्टोल हो रहा है, संकुचित हो रहा है। अब आपका निले अगर संकुचित होगा तो ऐसी परिस्थिति में इसके अंदर जो 120 मिलीलीटर ब्लड है, क्या ये कंप्लीट ब्लड ब्लड वेसल्स में चला जाएगा? क्या ये पूरा का पूरा रुधिर चला जाएगा? क्या पूरा का पूरा ब्लड तो पंप नहीं होगा, ठीक है? तो कितना पंप होगा? देखो वेंट्रिकल मेरे दोस्तों कॉन्ट्रैक्शन में पंप किया गया ब्लड कितना पंप किया भाई? 70 ml। कितना पंप किया हमने? 70 ml। तो ये जो 70 ml ब्लड वेंट्रिकल ने पंप किया वही स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या बात समझ में आई आपके? स्ट्रोक वॉल्यूम क्या सर? स्ट्रोक वॉल्यूम निले के अंदर वेंट्रिकल के अंदर जब ब्लड आता है तो वेंट्रिकल भर जाता है, वेंट्रिकल डायस्टोल हो जाता है। अब इसके बाद में जब निले संकुचित होता है, जब वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, तो उसके अंदर का जितना भी ब्लड वेसल्स में जाएगा, जितना भी रक्त पंप किया जाएगा, उस रक्त की मात्रा को स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। तो क्या पूरा का पूरा ब्लड पंप हो जाएगा? नहीं। 70 मिलीलीटर होगा, हाँ, तो 70 मिलीलीटर ही कैसा वॉल्यूम है? स्ट्रोक वॉल्यूम। ओके, इसका मतलब अगर 70 मिलीलीटर पंप हो गया तो पीछे कितना बचा? 50 मिलीलीटर, 50 ml। याद रख लेना, सिस्टोल के बाद पीछे बचा हुआ जो ब्लड है वही है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। कैसा? एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कितना होता है? 50। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कितना? 50। ठीक है ना? तो मेरे दोस्तों तीन चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, इनमें से स्ट्रोक वॉल्यूम की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी और कार्डियक आउटपुट किसके बराबर होगा? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट के बराबर। और हार्ट रेट कितनी? 1 मिनट में 72 टाइम। और 1 मिनट में हमारे हृदय ने जितना ब्लड पंप किया वही उसका कार्डियक आउटपुट। 1 मिनट में जितना भी ब्लड गया आपकी ब्लड वेसल्स में, ठीक है ना, और एक पंप में गया, वो एक ही बार में गया ब्लड, वो स्ट्रोक वॉल्यूम, और 1 मिनट में वो हो गया कार्डियक आउटपुट। ठीक है ना? स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? हमारे वेंट्रिकल के अंदर भरा हुआ जो रक्त है, ठीक है, उसमें से जितना ब्लड पंप हुआ वही स्ट्रोक वॉल्यूम, और जितना पीछे बच गया वो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कितना? 50 ml। और कितना पंप हुआ? 70 ml। तो जब वो डायस्टोल था तब कितना था? 120 ml। ठीक है? ओके, आगे बढ़े।
बिल्कुल। अभी मैंने आपको क्या बताया था, हार्ट कितने प्रकार का होता है? दो, न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक। अगर ऐसा पूछ ले तो एग्जाम में, वह हार्ट जो स्वयं की विशिष्ट पेशियों से उद्दीप्त होता है, यानी ऐसा हृदय जिसमें खुद की पेशियां हैं और वो उसको चलाती है, उसे क्या कहते हैं? मायोजेनिक। और मायोजेनिक हार्ट का अपना क्या होता है? पेस मेकर। और मायोजेनिक हार्ट के पेस मेकर को क्या कहते हैं? एस ए नोड। क्या एस ए नोड इसके पास होगा? न्यूरोजेनिक के पास नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये केवल और केवल नर्वस सिस्टम पर निर्भर है। ओके, तो अगर मेरे दोस्तों इनका नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर दे तो इनका हार्ट भी काम नहीं करेगा। लेकिन एक व्यक्ति मेरे दोस्तों कोमा में चला जाता है ना, तब उसका ब्रेन एक तरह से रिलैक्स हो जाता है, पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाता है, तब भी तो एक व्यक्ति का हार्ट तो काम करता है ना। इसलिए मेरे दोस्तों मनुष्य की जो है, हम वैज्ञानिक तरीके से उसकी मृत्यु हो गई ऐसा कब मानते हैं? व्यक्ति मर गया तब क्या कहते हैं? दिमाग काम करना बंद कर दिया इसलिए व्यक्ति की मौत हो गई, यह कहता है, या डॉक्टर यह कहता है कि हार्ट काम करना बंद कर चुका इसलिए मौत हो गई? व्यक्ति की नब्ज देखी जाती है कि यहां पर मेरे दोस्तों ब्रेन खोल के देखा जाता है, नाड़ी देखी जाती है ना। तो याद रख लेना मेरे दोस्तों, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है कि हमारा हार्ट जब तक काम करता रहेगा तब तक हम जीवित रहेंगे। लेकिन ऐसा आर्थ्रोपोडा में नहीं होता। आर्थ्रोपोडा में जब तक तंत्रिका तंत्र काम करेगा तब तक वो जीवित रहेंगे। जब उनका तंत्रिका तंत्र काम करना बंद कर देगा तब वो मर जाएंगे। ठीक है ना? अब सुनो मेरे दोस्तों, आर्थ्रोपोडा के अंदर न्यूरोजेनिक हार्ट होता है, इन कीटों के अंदर, इन इंसेक्ट के अंदर। ओके, और कुछ एनीलिडा के अंदर भी किस तरह का हार्ट होता है? न्यूरोजेनिक। तो मायोजेनिक हार्ट पेशी जनित हृदय किसमें है? मोलस्का में, कुछ मोलस्का में, और सभी कोरडेटा में। कोरडेटा में कौन कौन आता है सर? कोरडेटा में आपकी मत्स्य आती है, फिशीज, ठीक है, और कौन आता है सर जी? और मेरे दोस्तों आपके एम्फीबियंस, उभयचर, और मेरे दोस्तों आपके रेप्टाइल, और भैया एवीज, और इसके अलावा मेमल्स। ठीक है, याद रख लेना। ठीक, हम स्तनधारी। ओके, ये देख सकते हो आप लोग, ये महोदय आपको यहां पर दिख रहे होंगे। ये देखो, ये दिख रहा है आपको एक कॉकरोच, एक मक्खी दिख रही होगी। ठीक है मेरे दोस्तों, ठीक है ना? और इनके पास में किस तरह का? तो इनके पास में मेरे दोस्तों न्यूरोजेनिक हार्ट होता है। और इनके पास में ब्लड का सर्कुलेशन कैसा है जानते हो? ओपन की क्लोज, ओपन सर्कुलेशन है। शरीर के अंदर जो ये मेरे दोस्तों आपको पात्र दिख रहे हैं, इनमें ब्लड बहता है। ठीक है, यहाँ पर खुले चेंबर होते हैं और इन चेंबर में ब्लड पड़ा रहता है। इनके अंग जो हैं वो ब्लड में डूबे रहते हैं, ऑर्गन ब्लड में डूबे रहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब मेरे दोस्तों कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, क्या? कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, इसे बोलते हैं हृदय का चालन तंत्र। हृदय का चालन तंत्र। पहले तो समझ लो कि हृदय का चालन तंत्र है क्या। सुनो, नई स्लाइड में पहले कुछ बात समझाता हूं। मेरे दोस्तों, जब हार्ट के चालन तंत्र की बात आती है तो इसका मतलब यह है कि वो सिस्टम जो हमारे हार्ट को चलाता है। कैसे भैया? हार्ट के चलाने का मतलब है हार्ट में होने वाला सिस्टोल और डायस्टोल, सिस्टोल और डायस्टोल। इस प्रोसेस में कोई तो ऐसी मांसपेशी होगी ना, कोई तो ऐसा मसल्स फाइबर होगा ना जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करता है, जो विद्युत संकेत जनरेट करता है, जो ऑर्डर देता है हार्ट को स्पंदित होने के लिए। कोई तो ऐसा है ना जो एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो ऐसा मेरे दोस्तों हमारे हार्ट में कुछ पेशी बंडल होते हैं। हमारे हार्ट में पेशियों के क्या पाए जाते हैं? बंडल।
मेरे दोस्तों हमारे हार्ट में मसल्स के क्या है मेरे दोस्तों, बंडल है। और ये मसल्स के बंडल क्या करते हैं, ये मसल्स के बंडल मेरे दोस्तों या तो इम्पल्स को क्या करेंगे, जनरेट करते हैं, यानी उत्पन्न करते हैं, या तो ये क्रियात्मक विभव हृदय को संकुचित करवाने के लिए क्रियात्मक विभव उत्पन्न करेंगे, और या उनका ये क्या करेंगे, संचरण करेंगे। या तो इनसे होकर कोई संकेत आगे बढ़ेगा और या इनके द्वारा कोई ऑर्डर उत्पन्न किया जाएगा। इस तरह के पेशियों के बंडल पाए जाते हैं हमारे हार्ट में। अब मेरे दोस्तों कौन कौन से बंडल होते हैं, सबसे पहला जो होता है उसको बोलते हैं एस ए नोड। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, एस ए नोड। इसे बोलते हैं सिनो एट्रियल नोड। क्या कहते हैं, सिनो एट्रियल नोड। इसे बोलते हैं मेरे दोस्तों सिरा आलिंद घुंटी, हिंदी में बोला जाता है। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो अच्छी तरह से जान लें, सिरा आलिंद घुंडी, ठीक है। दूसरा जो होता है मेरे दोस्तों उसको बोलते हैं एवी नोड। इसको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है ना। एट्रियो का मतलब होता है आलिंद, वेंट्रिकुलर का मतलब होता है निलय, तो इसे बोलते हैं आलिंद निलय पर्व या आलिंद निलय घुंटी, ठीक है। तीसरा जो होता है मेरे दोस्तों वो है बंडल ऑफ हिज। इसे मेरे दोस्तों हिज के बंडल कहते हैं, किसके, हिज के बंडल। और मेरे दोस्तों चौथा जो होता है वो होता है पुरकिंजे फाइबर। क्या, पुरकिंजे तंतु, पुरकिंजे तंतु। तो आप ही मुझे बता दो हृदय का जो चालन तंत्र है, हार्ट का जो कंडक्टिंग सिस्टम है वो कितने भागों से मिलकर बना है, 4 से। पहला एसए नोड, फिर एवी नोड, फिर बंडल ऑफ हिज और फिर पुरकिंजे तंतु। याद रख लेना मेरे दोस्तों, अगर मैं हार्ट के अंदर इनके लोकेशन की बात करूं कि ये आपको कहां पर देखने को मिलेंगे, तो अपन देख लेते हैं इनको अच्छी तरह से, आपके भी ये बात समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। सबसे पहला जो होगा वो यहां पर होगा मेरे दोस्तों, ये है आपका एस ए नोड। अब आप ही मुझे बता दो एस ए नोड कहां पे है। यह है राइट एट्रियम, यह है राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और यह है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये दायां आलिंद है, दाएं आलिंद में दाईं तरफ होगा, ठीक है। दाएं आलिंद में दाईं तरफ और ऊपर की तरफ होगा कौन, एस ए नोड। तो बताओ एस ए नोड कहां होगा, राइट एट्रियम में। कहां पर होगा, राइट एट्रियम में। और राइट एट्रियम यानी दाएं आलिंद में कहां पर, दाएं आलिंद में उस जगह पर जहां ऊपर से महाशिरा खुलती है, ठीक है ना मेरे दोस्तों। जहां पर महाशिरा सुपीरियर वेना केवा खुलती है उसके जस्ट नीचे की तरफ होता है। तो देखो इसने कहा है आलिंद, आलिंद का मतलब आलिंद में है इसलिए, और शिरा देखो आप महाशिरा के जस्ट नीचे ऐसे नोड, इस ऐसे नोड को ही हमारे हृदय का पेस मेकर कहते हैं। इसे हृदय का क्या कहते हैं, पेस मेकर कहते हैं, याद रख लेना। और मेरे दोस्तों इसके द्वारा बड़ा तेज गति वाला क्रियात्मक विभव उत्पन्न किए जाते हैं। सबसे तेज क्रियात्मक विभव, तो हृदय के स्पंदन के लिए क्रियात्मक विभव मेरे दोस्तों कौन जनरेट करेगा, ऐसे नोड। और उसकी तीव्रता कितनी होगी, 70 से 75 प्रति मिनट, याद रख लेना ये बात। ओके, अब बात करते हैं एवी नोड की। एवी नोड कहाँ होगा, ए का मतलब है एट्रियो, तो ये एट्रियम है। वी का मतलब है वेंट्रिकल। तो एवी नोड मेरे दोस्तों आलिंद और निलय के बीच में यहाँ पर पाया जाता है। अब देखो कई बार ऐसे पूछ लेते हैं एग्जाम में कि एवी नोड होता है एट्रियम में, वेंट्रिकल में, याद रख लेना एवी नोड भी आलिंद के अंदर ही होगा। लेकिन आलिंद में कहां होगा, आलिंद में उस स्थान पे होगा जहां आलिंद निलय सेप्टम होता है, जहां एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम है, और दूसरी तरफ जहां पे अंतर आलिंद पट है उनके कोने पर होता है। देखो एक कॉर्नर पर है कि नहीं है, तो ये राइट हैंड साइड में नहीं है, लेफ्ट तरफ खिसका हुआ है कि नहीं है। अब देखो, और इन दोनों को
यानी मेरे दोस्तों इस ऐसे नोड की सूचना एवी नोड तक यहाँ पर कुछ फाइबर होते हैं जिनका नाम है इंटरनोडल फाइबर, इंटरजोनल फाइबर, इनके द्वारा आगे भेजी जा रही है। ओके, अब मेरे दोस्तों आपका जो ये समूह है पेशियों का, यानी आपका जो ये एवी नोड है, एवी नोड से कुछ तंतु निकलते हैं मेरे दोस्तों, और एवी नोड से जो ये धागा निकल रहा है इसे हिंज का बंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? बंडल ऑफ हिंज। ओके, अब इस हिंज के बंडल से दोनों ही निलय की भित्ति में कुछ इस तरह के तंतु निकलते हैं। ये जो तंतु है मेरे दोस्तों, जो वेंट्रिकल की वॉल में फैला हुआ है, इसे पुरकिंजे फाइबर कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरकिंजे फाइबर। तो देखो, हिंज के बंडल की शाखा, किसके बंडल की शाखा? हिंज के बंडल की शाखा को पुरकिंजे तंतु कहते हैं। जो मैं ये व्हाइट में बना रहा हूं ये आपका पुरकिंजे फाइबर हुआ, और ये जो मेरे दोस्तों मैंने यहाँ पे व्हाइट में बना दिया है ये आपका एवी बंडल है। कौन सा? एवी नोड, एवी नोड है। एवी नोड से नीचे क्या निकला मेरे दोस्तों? ये आपका हो गया बंडल ऑफ हिंज। बंडल ऑफ हिंज से आगे ये जो शाखित स्ट्रक्चर है इसको क्या कहते हैं? पुरकिंजे फाइबर। ओके, और सबसे तेज सूचना मेरे दोस्तों पुरकिंजे फाइबर में प्रवाहित होती है, चलती है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, कंडक्टिंग सिस्टम यहां दिया हुआ भी है, देख लो आप। एक बार इसको अच्छी तरह से देख लोगे तो आपके जरूर ये बात समझ में आ जाएगी, और मैं ये चाहता हूं आपकी हर एक बात मेरे दोस्तों क्या आए? समझ में आए। ओके, चलो अब यहां से इस बात को समझो आप, ठीक है ना। अब मेरे दोस्तों मैं ये चाहता हूं कि प्रत्येक स्टूडेंट इस बात को अच्छी तरह से जाने। तो देखते हैं मेरे लाडलो, सबसे पहले यहां पर देखो, ये आपका सिनोएट्रियल नोड है। ओके, ये अब आपका अगर हृदय यहां पर अपन ड्रॉ करें, जैसे ये आपका हार्ट है, अगर मैं ड्रॉ करता तो कुछ इस तरह से होता, ठीक है ना। अब आप मेरे को एक बात बताना, ये जो आपका हार्ट का भाग है, ठीक है ना, ये हार्ट कुछ इस तरह से होगा। अब देखो, तो ये दाएं आलिंद के अंदर, राइट एट्रियम के अंदर दाएं ऊपर की तरफ ही तो है, ऐसे नोड है, और यही दाएं आलिंद में नीचे की तरफ ही तो है, ये एवी नोड है, ठीक है ना। और एवी नोड और ऐसे नोड भी आपस में जुड़े हुए हैं, आप देख सकते हो, है कि नहीं है। तो ऐसे नोड ने ऑर्डर दिया या संकेत भेजा कहां तक? इस एवी बंडल तक, एवी नोड तक। एवी नोड से मेरे दोस्तों जो विभव उत्पन्न होगा वो बंडल ऑफ हिंज में गया, और बंडल ऑफ हिंज जो है मेरे दोस्तों यहां पर आने के बाद में इस निलय की भित्ति में फैल गया, ठीक है ना, और इसको हम पुरकिंजे फाइबर कह रहे हैं। तो ये आपका हो गया पुरकिंजे फाइबर। ओके, तो और ये आपका हो गया बंडल ऑफ हिंज। तो ये बंडल ऑफ हिंज है, आगे ये पुरकिंजे फाइबर है, और ये एवी नोब है, और ये ऐसे नोड है। यही हमारे हृदय को चला रहे हैं। आप यूं समझ लो जैसे मेरे दोस्तों आपके घर के अंदर बिजली का जो कनेक्शन है, जो लाइट की फिटिंग की हुई है, जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए मेरे दोस्तों कहीं पर बल्ब लगा है, कहीं ट्यूबलाइट है, ठीक है ना, इसी तरह से ये वायर है, ये पेशी समूह हैं, इनके अंदर इंपल्स, इनके अंदर सूचनाएं चल रही है कि कब हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करना है, कब रिलैक्स करना है, ठीक है ना। अगर ये सभी काम करना बंद कर दे तो हमारा हार्ट भी ठीक से काम नहीं करेगा। बहुत से लोगों का ऐसे नोड ठीक से काम नहीं करता है तो उन्हें नया पेस मेकर लगता है, आपने सुना होगा। बहुत सारी ऐसी मूवी भी देखी होगी जहां आपने देखा होगा कि व्यक्ति का पेस मेकर जो है मेरे दोस्तों वो किसी ने जो है मतलब हैंग कर लिया, अपने कंट्रोल में कर लिया, उसके दिल को कंट्रोल में कर लिया, ठीक है ना। आप में से भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो दूसरों के पेस मेकर को मेरे दोस्तों हैंग करना चाहते हैं, ठीक है, उसे डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। मैं ऐसे बच्चों से भी निवेदन करता हूं कि खुद के पेस मेकर का ख्याल रखें, यही आपके हार्ट को चलाता है। ये क्रियात्मक विभव प्रति मिनट 70 से 75 टाइम
ठीक है ना। मेरे दोस्तों हार्ट में जनरेट करता है ताकि 1 मिनट में हमारा हृदय 70 से लेकर 75 टाइम क्या हो सके, स्पंदित हो सके। सबसे धीमी गति से इंपल्स किस में आगे बढ़ते हैं, एवी नोड में, और सबसे तेज आवेग किस में संचरित होते हैं, पुरकिंजे फाइबर में। जबकि पेस मेकर कौन है, सबसे मेन कौन है, सबसे मुख्य मेरे दोस्तों जो नोड है वो कौन है, एस ए। ओके, चलो अब सबसे बड़ा हृदय किसका होता है, ब्लू व्हेल का, याद रख लेना मेरे दोस्तों। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, यह भी एक अच्छी जानकारी है, याद रख लें आप। और यहां पर एक बात और भी लिखना चाहता हूं मेरे दोस्तों, भ्रूणीय अवस्था में हमारा जो यह हार्ट है, हार्ट के अंदर जो दोनों एट्रियम है, दोनों जो आलिंद है, इन आलिंदों के बीच में यहाँ पर एक वाल्व होता है। इस वाल्व को क्या कहते हैं, इसे मेरे दोस्तों फोरामेन ओवेलिस कहते हैं। क्या बोलते हैं, फोरामेन ओवेलिस, फोरामेन ओवेलिस। ठीक है ना। और जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो जन्म के बाद ये किस में बदल जाता है, एक गर्त में, एक गड्ढे में, और उस गड्ढे को क्या कहते हैं, फोसा ओवेलिस या फोसा ओवेल, फोसा ओवेल। ठीक है ना। तो ये तो कब, जन्म के बाद, जन्म के बाद तो क्या मेरे दोस्तों, फोसा ओवेल। और मेरे दोस्तों जन्म से पहले क्या मेरे दोस्तों, जन्म से पहले फोरामेन ओवेलिस। अब मेरे दोस्तों आप इस बात को समझो, देखो जब एक बच्चा भ्रूणीय अवस्था में था तब तो उसके फेफड़ों से वो श्वास थोड़ी लेगा, नहीं लेता ना। तब उसके राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम दोनों का ब्लड मिक्स हो जाता है ना, याद रखना, क्योंकि उसको जो ऑक्सीजन मिल रही है वो अपरा से मिलती है ना, प्लेसेंटा से। और एक बात और है मेरे दोस्तों, दूसरी बात यह है कि पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा दोनों का जहां जॉइंट होता है वहां मेरे दोस्तों एक ट्यूब बनी होती है। इसकी भी मैं बात करना चाहता हूं। जैसे मान लो ये एक हार्ट है, ठीक है, इस हार्ट में यहां से निकल रही है, राइट वेंट्रिकल से निकल रही है पल्मोनरी आर्टरी। ये लो पल्मोनरी आर्टरी फेफड़ों में जा रही है, बिल्कुल जा रही है। अब मेरे दोस्तों इस लेफ्ट वेंट्रिकल से आ रही है कौन, एओर्टा, महाधमनी। ठीक है, ये आ गई महाधमनी। अब मेरे दोस्तों ये महाधमनी और ये पल्मोनरी धमनी, यहां पे दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही है इस तरह से। ठीक है ना। तो जहां ये क्रॉस करती है वहां दोनों जुड़ी होती है, मतलब कि एक का ब्लड दूसरी में आ जाता है। पल्मोनरी आर्टरी का ब्लड किस में आ जाता है, एओर्टा में। ठीक है ना। क्यों, क्योंकि मेरे दोस्तों पल्मोनरी आर्टरी से भ्रूणीय अवस्था में ब्लड फेफड़ों में भेजना है क्या, लंग्स में भेजना है क्या, नहीं। इस वजह से मेरे दोस्तों भ्रूणीय अवस्था में पल्मोनरी आर्टरी, कौन सी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, और मेरे दोस्तों महाधमनी यानी एओर्टा, दोनों जहां एक दूसरे को ऊपर की तरफ क्रॉस करती है वहां इस पल्मोनरी आर्टरी से एक ट्यूब निकलती है और इस महाधमनी में आकर खुलती है। ठीक है। और फिर ये महाधमनी बच्चे के शरीर के अंगों में ब्लड को क्या कर देती है, पंप कर देती है। ठीक है ना। तो याद रखना। और भ्रूणीय अवस्था में बच्चे के हार्ट में बहुत ज्यादा मेरे दोस्तों वाल्व होते हैं, जैसे थिबेसियन वाल्व होता है, जैसे फोरामेन ओवेल होता है, ठीक है, यूस्टेकियन वाल्व होता है, यूस्टेकियन, थिबेसियन और फोरामेन ओवेल। ये वाल्व सारे बंद हो जाते हैं जब बच्चे का जन्म हो जाता है। उसके बाद उसके हार्ट में एक तो सेमी लूनर वाल्व रहेगा और दूसरा एवी वाल्व रहेगा, एट्रियोवेंट्रिकुलर। ठीक है ना। ओके। अब मेरे दोस्तों, और हाँ, तो डक्टस आर्टरियोसस ये कब होगा, ये भ्रूणीय अवस्था में। भ्रूणीय अवस्था में ये दोनों आर्टरियां जुड़ेगी तब बनेगी डक्टस आर्टरियोसस। लेकिन बाद में, जन्म के बाद में यहाँ एक लिगामेंट बन जाता है और उसको बोलते हैं लिगामेंट आर्टरियोसिस। तो कई बार इस तरह का एमसीक्यू बन जाता है कि लिगामेंट आर्टरियोसिस जन्म से पहले किस संरचना में बदला होता है, डक्टस आर्टरियोसस। और डक्टस आर्टरियोसिस बच्चे के जन्म के बाद किस में बदल जाता है, लिगामेंट आर्टरियोसिस में। पल्मोनरी आर्टरी
और मेरे दोस्तों एओर्टा जहां एक दूसरे को क्रॉस करती है हृदय के ऊपर, वहां उनके बीच में एक ट्यूब बनी होती है। वो ट्यूब पल्मोनरी आर्टरी का ब्लड मां धमनी में डालती है, एओर्टा में डालती है। इस मेरे दोस्तों ट्यूब का नाम क्या है? इसका नाम है डक्टस आर्टरियोसस। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेरे दोस्तों हृदय से संबंधित, परिवहन तंत्र से संबंधित कुछ रोग पड़ते हैं, ठीक है ना। हार्ट से संबंधित और ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड कुछ बीमारियां जिनके बारे में आपको जान लेना है। लेकिन इन बीमारियों से पहले एक हेडिंग और जान लो। क्या जाननी है सर? ब्लड प्रेशर। किसके बारे में जानना है? ब्लड प्रेशर। नाम जरूर सुना होगा, जिसको आप बीपी भी कहते हैं, जिसको आप रक्तचाप भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? आप इसको रक्तचाप भी कहते हैं। मेरे दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कुछ न कुछ डिसऑर्डर जरूर है। सुनिए मेरी बात को ध्यान से। मेरे दोस्तों ब्लड प्रेशर क्या है? सबसे पहली बात तो हमारे हार्ट के अंदर जो वेंट्रिकल है, हमारे हृदय में जो निलय है, वही तो ब्लड को पंप करता है। निलय के द्वारा ब्लड को पंप करने पर रक्त द्वारा धमनी की भित्ति पर, रक्त द्वारा आर्टरी की वॉल पर लगाया गया दाब, लगाया गया प्रेशर ही क्या कहलाता है? ब्लड प्रेशर। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ब्लड प्रेशर सबसे बड़ी बात है कि ब्लड प्रेशर लगेगा कहां? पड़ोसी के घर में नहीं, पानी वाले पाइप में नहीं, वेन में नहीं, आर्टरी में हाँ। तो एक तो रक्त दाब का अनुभव किसकी भित्ति में होगा? तो याद रख लेना, जो धमनी है, जो मेरे दोस्तों धमनी की भित्ति, आर्टरी की वॉल पर, आर्टरी की वॉल पर कौन दबाव लगाएगा? ब्लड। कब ब्लड दबाव लगाएगा? जब आपका हार्ट ब्लड को क्या करेगा? पंप। अरे भैया हार्ट एक मोटर है, वो मोटर ब्लड को पंप कर रही है, पंप करेगी तो आपकी इस मेरे दोस्तों रक्त वाहिनी पर, इस धमनी की भित्ति पर दबाव तो लगेगा ना। वो दबाव ही बीपी है, ब्लड प्रेशर है। ओके, अब एक सामान्य व्यक्ति का रक्त दाब कितना होता है? एक नॉर्मल स्वस्थ व्यक्ति है तो याद रख लेना मेरे दोस्तों, एक सामान्य व्यक्ति की जो बीपी होती है, अब बीपी भी दो तरह की है। कैसे दो तरह की? मेरे दोस्तों हमारा जो निलय होता है ना, वेंट्रिकल, हृदय एक बार संकुचित होगा, एक बार शिथिल होगा, एक बार सिस्टोल होगा, एक बार डायस्टोल होगा। तो बीपी दो तरह की हो गई। जब आपका वेंट्रिकल, जब आपका निलय शिथिल होगा, जब आपका निलय संकुचित होगा, जब आपका निलय सिस्टोल होगा, तब ब्लड ज्यादा जाएगा। जब ब्लड ज्यादा मात्रा में जाएगा तो ब्लड वेसल्स में दबाव भी ज्यादा लगेगा। और जब आपका मेरे दोस्तों वेंट्रिकल शिथिल रहेगा, रेस्ट में रहेगा, तब ब्लड कम मात्रा में जाएगा, इसलिए ब्लड का प्रेशर भी कम अनुभव होगा, है कि नहीं? तो एक बार ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है। बढ़ा हुआ कौन सा? सिस्टोलिक। घटा हुआ कौन सा? डायस्टोलिक। तो एक तरह से ब्लड प्रेशर दो तरह का हो गया। एक तो कैसा? सिस्टोलिक प्रेशर, और दूसरा कैसा? डायस्टोलिक प्रेशर। सर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में फर्क क्या है? अंतर क्या है? अंतर यह है कि सिस्टोलिक प्रेशर तब अनुभव होगा जब हमारा वेंट्रिकल सिस्टोल होगा। इसे संकुचन दाब कहते हैं, इसे अनुशिथिलन दाब कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अनुशिथिलन दाब। ओके, अब मेरे लाडलो मेरी बात को समझो। सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? ज्यादा ही होगा। ये संकुचन दाब है तो ज्यादा ही होगा। कितना होता है नॉर्मली? 120 mm ऑफ Hg। अब सर आप कहोगे सर mm Hg क्यों बता रहे हो? अरे भैया बीपी इंस्ट्रूमेंट तो आपने जरूर देखा होगा, ठीक है ना?
तो बीपी इंस्ट्रूमेंट के अंदर मेरे दोस्तों यहाँ एक ट्यूब होती है और उस ट्यूब में मरकरी भरी होती है, पारा, और यहाँ पर इस ट्यूब में यहाँ पर मार्किंग की होती है। इस तरह से क्या की हुई होती है? मार्किंग। यहाँ पर 100, 150, 200 इस तरह से होते हैं। जब भी मेरे दोस्तों आपने देखा होगा हाथ के ऊपर एक पट्टा बांध करके जैसे ही एयर भरी जाती है मेरे दोस्तों, ठीक है ना, तो ऐसी परिस्थिति में याद रखें इस बात को कि आपका जो ब्लड वेसल्स हैं वो मेरे दोस्तों अंदर की तरफ जो उनके ऊपर जो दबाव डल रहा है वो दबाव अनुभव हो जाता है और उसी दबाव की वजह से आपका पारा जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ता है। मेरे दोस्तों आपने बीपी लेते हुए जरूर देखा होगा डॉक्टर जो हैं एक तो कान में स्टेथोस्कोप लगा करके आपकी जो ब्रेंकियल आर्टरी है उस पर स्टेथोस्कोप लगाता है और इसके बाद में हाथ पे एक पट्टा बांध करके उसमें एयर पुश करता है। जब वो एयर पुश करता है तो इसके बाद में वो पारा ऊपर चढ़ता है और फिर मेरे दोस्तों वो अनुभव करता है, ठीक है ना। अब सुनिएगा, तो मेरे दोस्तों आपका जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो होता है 120 mm ऑफ Hg और डायस्टोलिक प्रेशर होता है 80 mm ऑफ Hg, ठीक है ना। मेरे दोस्तों जब ये 200 तक हवा भर देता है इसके बाद डॉक्टर जब कान में वो स्टेथोस्कोप लगा करके स्टेथोस्कोप का डायफ्राम यहाँ रखता है और धीरे धीरे जब वो हवा निकालता है तो पारा नीचे आता है और जैसे ही पारा 120 पर आ जाता है डॉक्टर के कान के अंदर बहुत ही तेज ध्वनि सुनाई देने लगती है, लब डब की। वो ध्वनि कब तक शुरू कब हुई? 120 पर, तो पहली वैल्यू हो गई 120 और वह ध्वनि बंद कहाँ पर आकर हो जाती है? 80 पर, तो दूसरी वैल्यू हो गई 80। तो इस व्यक्ति की बीपी हो गई 120/80, ठीक है ना। याद रखना, अगर मान लो वो ध्वनि 140 पर शुरू हुई और 90 पर बंद हो गई तो उसका ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक हो गया 120 और डायस्टोलिक हो गया 90। 140/90 है, इसका मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। अब मान लो कि ये ध्वनि शुरू हुई 100 पर और बंद हो गई 60 पर, इसका मतलब उसका ब्लड प्रेशर डाउन है। बस इसी से पता चलता है, ठीक है। तो डायस्टोलिक प्रेशर कितना है? 80। यह है नॉर्मल। एक नॉर्मल जो व्यक्ति होगा, एक सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप यह होता है। कई बार बुक्स में ऐसे भी लिखा जाता है 120/80 mm ऑफ Hg। तो थोड़ा ध्यान रख लेना किस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। कई बार केवल सिस्टोलिक ही पूछ लिया जाता है और फिर ऑप्शन में 120 और 120/80 दोनों दे दिया। हम लोग केवल ब्लड प्रेशर नाम देख करके टिक कर देते हैं, हमने सिस्टोलिक पढ़ा ही नहीं। पूछा सिस्टोलिक गया, सिस्टोलिक पूछे तो 120, डायस्टोलिक पूछे तो 80 और सामूहिक पूछे तो 120/80। ओके, चलो। अब मेरे दोस्तों ब्लड प्रेशर को किस यंत्र के द्वारा नापते हैं? नापने वाला यंत्र कौन सा, इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? स्फाइग्मोमैनोमीटर। याद रख लेना, स्फाइग्मोमैनोमीटर। क्या? स्फाइग्मोमैनोमीटर। स्फाइग्मोमैनोमीटर के द्वारा मेरे दोस्तों हम जो है बीपी नापते हैं। ओके, इतनी बात आप याद रख लो। अब सुन लो, अब मेरे दोस्तों बीपी अगर बढ़ी हुई है तो वो हाइपरटेंशन है और बीपी घटी हुई है तो वो हाइपोटेंशन है। ओके, चलो। अब मेरे दोस्तों हार्ट से रिलेटेड कुछ विकार है, कुछ बीमारियां हैं। सबसे पहली बीमारी का क्या नाम है मेरे दोस्तों? हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब होता है उच्च रक्तचाप। क्या बोलते हैं इसको? उच्च रक्तचाप। ये नाम आप याद रख लेना। तो हाइपरटेंशन की कंडीशन में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, घट जाता है कि बराबर रहता है? हाइपरटेंशन में बीपी बढ़ जाएगी। बढ़कर कितनी होगी? 120 से ऊपर हो जाएगी, ठीक है। अगर बढ़ करके 140 हो गई, ठीक है ना, तो समझ लेना। अब देखो मेरे दोस्तों, अगर ये सिस्टोलिक वैल्यू बढ़ती है तो डायस्टोलिक वैल्यू भी बढ़ेगी। अगर ऊपर वाली वैल्यू 140 तक पहुंच गई तो नीचे वाली वैल्यू भी 80 से 20 तक बढ़ करके 100 तक तो आ ही जाएगी ना।
बिल्कुल। तो मेरे दोस्तों अगर ब्लड प्रेशर 140/90 mm ऑफ Hg है तो आप समझ लेना कि उनका ब्लड प्रेशर हाई है और उसे हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपो का मतलब होता है कम और हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। तो हाइपोटेंशन का मतलब है निम्न रक्तचाप, निम्न रक्तचाप। इसमें उसका ब्लड प्रेशर घटा है, घट करके कितना हो गया, सिस्टोलिक तो कितना हो गया 100 और डायस्टोलिक कितना हो गया 70। ओके, अब बात करते हैं हार्ट फेलियर की। कई बार हार्ट फेलियर, हृदयपात को लेकर क्वेश्चन आता है। हार्ट फेलियर का मतलब यह है कि जब हमारा हार्ट जितनी हमारे अंगों को डिमांड है, हमारे ऑर्गन को रिक्वायरमेंट है, उतनी मात्रा में ब्लड नहीं पहुंचा रहा ऑर्गन को और अंगों में ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो हमारा ब्लड मेरे दोस्तों, हमारा जो हार्ट है उसने ऑर्गन के डिमांड के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन को नहीं पहुंचाया। ठीक है ना, याद रखना O2 युक्त ब्लड की शरीर में आपूर्ति नहीं हो पाई, जितनी आवश्यकता थी, याद रख लेना, आवश्यकता के अनुसार डिमांड के अकॉर्डिंग ब्लड में ऑक्सीजन जो है मेरे दोस्तों वो ऑर्गन तक नहीं पहुंच पाई। ठीक है ना, तो डिमांड के अकॉर्डिंग O2 की क्या नहीं हो पाई मेरे दोस्तों, सप्लाई नहीं हो पाई। सबसे बड़ी बात यह, उस कंडीशन का नाम है हार्ट फेलियर। ओके, अब मेरे दोस्तों यहां पे एक बात और है, वेरिकोज वेन, वेरी वेरी मोस्ट है, कई बार पूछ लिया जाता है वेरिकोज वेन। मेरे दोस्तों आपने कुछ लोगों को देखा होगा, उनके पांव के अंदर आपको मोटी मोटी उभरी हुई ब्लड वेसल्स दिखेगी ऐसे, आपने देखी होगी। कुछ लोगों के पांव में आप देखना, जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनके पांव के अंदर रक्त वाहिनियां बिल्कुल बाहर निकली होती है। इस शरीर की स्किन जो ऊपरी सतह है उस पर तो वेन ही होती है भाई, आर्टरी तो शरीर की गहराई में होती है, वेन ही बाहर की तरफ होती है। तो ऐसे व्यक्तियों में वेन थोड़ी बाहर की तरफ और बहुत ज्यादा मोटी हो जाती है, उसे बोलते हैं वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन में शिरा क्या हो जाती है मेरे दोस्तों, मोटी हो जाती है। इसका मतलब है जो शिरा जो है, शिरा में मेरे दोस्तों उल्टे वॉल होते हैं, शिरा में वॉल होते हैं, तो उस वॉल वाला जो भाग है वो पूरा फूल जाता है, जगह जगह से शिरा अंदर से फूल जाती है। तो वेरिकोज वेन किस में देखने को मिलती है, ये बीमारी किस में देखने को मिलेगी, ऐसे लोगों में देखने को मिलेगी जो लगातार खड़े रहते हैं या जो ऐसा काम करते हैं जिसमें ज्यादा समय तक खड़ा रहना पड़ता है और ज्यादा वजन उठाते हैं। ऐसे लोगों के पांव की वेन बाहर निकल जाती है, फूल जाती है। ठीक है ना, तो याद रखना वेन के वाल्व का डिसऑर्डर, कई बार पूछ लिया जाता है कि भैया ऐसे विकार का नाम बताओ, ऐसे डिसऑर्डर का नाम बताओ जिसमें पैर की शिराएं फूल जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ वेन क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, और लगातार खड़े रहने से यह डिसऑर्डर होता है। ओके, अब यहाँ दो टर्मिनोलॉजी और है, एक होता है ऑर्थेरोस्क्लेरोसिस और एक होता है आर्टरियोस्क्लेरोसिस। आर्टरियोस्क्लेरोसिस और एक है ऑर्थेरोस्क्लेरोसिस। मेरे दोस्तों आर्थेरो शब्द जहां पर भी आ जाए आप समझ लेना कि मेरे दोस्तों लिपिड जैसे किसी पदार्थ का हमारे धमनी के अंदर डिपोजिशन, हमारी जो धमनी है, हमारी जो आर्टरी है, इसके आर्टरी के अंदर अगर वसा जैसे पदार्थों का जमा हो गया है तब तो वो है आर्थेरोस्क्लेरोसिस। और अगर हमारी मेरे दोस्तों आर्टरी के अंदर की तरफ कैल्शियम के लवण जमा हो चुके हैं, साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल जमा हो चुका है, तो उसको बोलते हैं आर्टरियोस्क्लेरोसिस। एक तो कैल्शियम लवण, एक तो क्या मेरे दोस्तों कैल्शियम लवण का जमा हो गया और दूसरा कोलेस्टेरॉल। ठीक है ना, क्या हो गया, जमा। ठीक है ना, ओके। अब मेरे दोस्तों एक बात और है, ब्लड क्लोटिंग को लेकर भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्लड क्लोटिंग, इसको हम रक्त स्कंदन कहते हैं।
क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? रक्त स्कंदन। वैसे रक्त स्कंदन के लिए हमारे ब्लड में 12 प्रकार के रक्त स्कंदक कारक होते हैं। इनमें एक ऐसी विटामिन भी है जो रक्त स्कंदक कारक का काम करती है, उसका नाम है विटामिन के। ओके, अब मेरे दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुनना। ब्लड क्लोटिंग या रक्त का थक्का बनना, यह प्रोसेस कैसे होता है? मेरी बात को ध्यान से सुनना। जब बच्चों हमारे शरीर में जब भी कहीं कोई घाव लग जाता है, शरीर का कोई भी भाग जब क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में मेरे दोस्तों वहां जब भी हमारी रक्तवाहिनी कोई क्षतिग्रस्त होगी तो वहां जो प्लेटलेट्स होती है वो क्षतिग्रस्त होती है। क्या क्षतिग्रस्त होती है? प्लेटलेट्स। तो हमारी जो पट्टिकाणु सेल है, हमारी जो प्लेटलेट सेल है, वो क्या हो गई मेरे दोस्तों? वो खुद क्षतिग्रस्त हो गई। जब प्लेटलेट क्षतिग्रस्त होती है मेरे दोस्तों, तो वो एक रिलीज करती है एक पदार्थ, वो एक पदार्थ का स्रावन करती है। कौन से पदार्थ का? थ्रोम्बोप्लास्टिन का। किसका मेरे दोस्तों? वो रिलीज करती है थ्रोम्बोप्लास्टिन। अगर आपसे पूछ ले कि थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्रावन कौन करेगा, तो याद रख लेना थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्रावन कौन करेगा? हमारी प्लेटलेट्स या बिंबाणु। कब करेगी? जब शरीर में कहीं कोई घाव लग गया, शरीर का कोई भाग क्षतिग्रस्त हुआ, क्षतिग्रस्त होते ही प्लेटलेट्स भी क्षतिग्रस्त हुई, प्लेटलेट्स ने थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज किया। अब प्लेटलेट्स से थ्रोम्बोप्लास्टिन बाहर निकला। जैसे ही थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लेटलेट से बाहर निकला मेरे दोस्तों, तुरंत क्या हुआ? याद रख लेना, बड़ी बात बता रहा हूं। जैसे ही थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हुआ मेरे दोस्तों, उस थ्रोम्बोप्लास्टिन ने हमारे ब्लड प्लाज्मा में कुछ स्कंदक कारक होते हैं, हमारे ब्लड प्लाज्मा में कुछ क्लोटिंग फैक्टर होते हैं। कौन सा क्लोटिंग फैक्टर मेरे दोस्तों? क्लोटिंग फैक्टर का नाम है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है ना? इस मेरे दोस्तों थ्रोम्बोप्लास्टिन ने हमारे इस प्रोथ्रोम्बिन को, ठीक है ना, क्या कर दिया? एक्टिवेट कर दिया। और किस में बदल दिया? थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बिन कैसा पदार्थ है भाई? सक्रिय, एक्टिव। और प्रोथ्रोम्बिन कैसा है? पैसिव, ठीक है ना? तो मेरे दोस्तों सबसे पहले प्लेटलेट क्षतिग्रस्त हुई, उसने थ्रोम्बोप्लास्टिन स्रावित किया। थ्रोम्बोप्लास्टिन ने मेरे दोस्तों एक प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण कर दिया। किसका? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। तो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना दिया एक तरह से, जिससे हमारा प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदल गया। ये कैसी प्रोटीन है भाई? ये एक तरह की प्लाज्मा प्रोटीन है, ठीक है? ये प्लाज्मा में पाई जाती है। ओके, अब मेरे दोस्तों ये थ्रोम्बिन क्या करेगा? ये थ्रोम्बिन दौड़ता हुआ कहां जाएगा? ये थ्रोम्बिन सर दौड़ता हुआ जाएगा हमारे प्लाज्मा की एक दूसरी प्रोटीन के पास, उसका नाम है फाइब्रिनोजन। ये किसके पास जाएगा? फाइब्रिनोजन के पास। फाइब्रिनोजन भी बेचारी नींद में सो रही है। क्यों? क्योंकि ये मेरे दोस्तों सोल्यूबल होती है, ये घुलनशील होती है। तो ये तो सोल्यूबल है, ये तो घुलनशील है, ठीक है? तो अब इस फाइब्रिनोजन को किसने जाकर बताया मेरे दोस्तों? इस थ्रोम्बिन ने क्या कहा कि भाई घाव लग चुका है, ब्लड बाहर निकल रहा है, आप जल्दी आओ, ठीक है ना? तो फाइब्रिनोजन तुरंत किसकी प्रेरणा से? इस थ्रोम्बिन की प्रेरणा से क्या हो गई? सक्रिय हो गई। वैसे फाइब्रिनोजन नाम लिखा हुआ है तो ये पैसिव है, ये निष्क्रिय है। फाइब्रिनोजन कैसी प्रोटीन है? निष्क्रिय रक्त स्कंदक प्रोटीन है। ये फाइब्रिनोजन तुरंत फाइब्रिन में बदल गई। और फाइब्रिन मेरे दोस्तों कैसी होती है? सक्रिय। और फाइब्रिन मेरे दोस्तों इनसोल्यूबल होती है, घुलनशील नहीं होती, अघुलनशील होती है। ये कैसी होती है? अघुलनशील। किस तरह की होती है? अघुलनशील होती है। तो ये मेरे दोस्तों ब्लड में अघुलनशील हो गई। अब अगर फाइब्रिन अघुलनशील होगी, इनसोल्यूबल होगी, तो वहां धागा बन जाएगा, वहां जाल बन जाएगा। तो ये मेरे दोस्तों जाल बना देती है जहां घाव लगा है, और उस जाल में आरबीसी फंस जाती है और ब्लड क्लोट हो जाता है। बात समझ गए होंगे आप? ब्लड क्लोटिंग, ठीक है ना? तो क्या हुआ ब्लड क्लोटिंग में? अगर आपसे कोई पूछे तो बता सकते हो कि नहीं बता सकते? सबसे पहले कौन क्षतिग्रस्त हुआ?
प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स ने क्या रिलीज किया, थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन ने किसका निर्माण किया, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर ने किसको एक्टिवेट किया, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर ने प्रोथ्रोम्बिन को किस में कन्वर्ट कर दिया, थ्रोम्बिन में, थ्रोम्बिन ने किसको एक्टिवेट किया, फाइब्रिनोजन को, और फाइब्रिनोजन को किस में कन्वर्ट कर दिया, फाइब्रिन में, और फाइब्रिन ने जहां घाव लगा हुआ था वहां पर क्या बना दिया, एक नेट बना दिया, जाल बना दिया, और वहां ब्लड क्या हो गया, क्लोट। इतनी बात याद रख लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो रक्त स्कंदन का प्रोसेस तो आपको याद रखना ही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ओके मेरे लाडलो, अब सुन लो। अब एक बात और है ब्लड ग्रुप के बारे में, ब्लड ग्रुप, रक्त समूह। क्या मेरे दोस्तों, रक्त समूह। ये बात तो सर हम अक्सर पढ़ते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। क्या पढ़ते हो भाई अक्सर? सर हम ये पढ़ते हैं कि रक्त समूह में एक समूह होता है जिसका नाम है एबीओ, एबीओ सिस्टम। कैसा सिस्टम? एबीओ सिस्टम। और एक होता है सर आरएच सिस्टम। कैसा सिस्टम? आरएच सिस्टम। मेरे दोस्तों एबीओ सिस्टम क्या है और आरएच सिस्टम क्या है? आप एक बात को समझो, हम मानव के अंदर रक्त समूह कितने प्रकार का है? ए बी और ओ। ये जो ए बी और ओ है, इस सिस्टम को ही एबीओ सिस्टम कहते हैं। सबसे पहले रक्त समूह की खोज किसने की थी? कॉर्ल लैंडस्टीनर ने। किसने खोज करी थी? कॉर्ल लैंडस्टीनर ने मेरे दोस्तों ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी की थी। ठीक है, एबीओ सिस्टम का मतलब हुआ क्या मेरे दोस्तों? ह्यूमन में यानी मानव में ए बी व ओ समूह। ठीक है ना? अब मेरे दोस्तों एक बात आप मेरे को यह बताओ कि हमारे ब्लड समूह का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, निर्धारण कैसे होता है कि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है कि बी है, ए बी है कि ओ है? इसका डिटर्मिनेशन, इसका निर्धारण किस आधार पे होगा? मेरे प्यारे बच्चों, जब भी हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप के डिटर्मिनेशन की, रक्त समूह के निर्धारण की, तो आप मेरी बात को बड़ी गंभीरता से सुन लीजिएगा। मेरे दोस्तों जब भी अपन रक्त समूह के डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, रक्त समूह के निर्धारण की बात करते हैं, तो आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा कि एक आपका रक्त समूह होता है ए, दूसरा बी, तीसरा ए बी और चौथा ओ। इसमें तो कोई दो राय नहीं। अब मेरे दोस्तों आप मेरी एक बात और सुनो, किसी व्यक्ति का रक्त समूह ए होगा कि बी होगा, ए बी होगा कि ओ होगा, ये किस बात पे निर्भर करेगा? ये इस बात पे निर्भर करेगा कि उसकी आरबीसी के ऊपर कौन सा एंटीजन है। मेरे दोस्तों याद रखना, हमारी जो आरबीसी है, हमारी जो रेड ब्लड सेल है, आरबीसी की सरफेस पर, आरबीसी की सतह पर, आरबीसी की सरफेस पर उपस्थित, आरबीसी की सरफेस पर उपस्थित क्या एंटीजन, आरबीसी की सरफेस पर उपस्थित एंटीजन के द्वारा किसका निर्धारण होगा मेरे दोस्तों? ब्लड ग्रुप का। मेरे अगर आरबीसी की सरफेस पर ए एंटीजन है, देखो याद रखो यहां पर मैं लिख रहा हूं एंटीजन, ठीक है ना, प्रतिजन। और प्रतिजन कहां पाए जाते हैं? एक बार क्वेश्चन आया, प्रतिजन कहां होगा? आरबीसी की सतह पर एंटीजन होते हैं। तो मेरे दोस्तों अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मेरी आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन होगा। अगर मान लो किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसकी आरबीसी की सरफेस पर बी एंटीजन होगा। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है, इसका मतलब उसकी आरबीसी पर ए और बी दोनों ही एंटीजन होंगे। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसके आरबीसी की सतह पर कोई एंटीजन नहीं होता। अगर मैं क्वेश्चन पूछ लूं कि वह रक्त समूह कौन सा है जिसकी आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन नहीं होता, आपका आंसर होगा ओ।
और दोनों ही एंटीजन किसके पास, ए बी के पास। अब मेरे दोस्तों एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी होती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। इतना तो आप समझते हो ना, हमारे पास प्रतिरक्षा तंत्र होता है, इम्यून सिस्टम। वो प्रतिरक्षा तंत्र क्या करता है, जहां पर भी एंटीजन होगा, प्रतिजन होगा, उसके विरुद्ध एंटीबॉडी बना देता है। तो हमारी आरबीसी के ऊपर होता है एंटीजन और प्लाज्मा में होती है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी तो एक प्रोटीन होती है ना, और प्रोटीन तो प्लाज्मा में होगी, है कि नहीं। तो आरबीसी की सतह पर तो एंटीजन होंगे और इन ए और बी एंटीजन के विरुद्ध हमारे प्लाज्मा में एंटीबॉडी बनते हैं। तो एंटीबॉडी तो विपरीत बनेंगे ना, तो ए के विपरीत एंटीबॉडी कौन सा बनेगा, बी। बी के विरुद्ध कौन सा होगा, ए। अगर मान लो किसी आदमी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके पास एंटीबॉडी कौन सा होगा। अगर मेरे दोस्तों व्यक्ति की आरबीसी पर एंटीजन ए है तो उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सा होगा, बी। अगर किसी के पास में एंटीजन बी है तो उसका ब्लड ग्रुप बी होगा। इसका मतलब उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सा होगा, एंटीबॉडी होगा एंटी ए। इसे मैं स्मॉल लेटर में लिख रहा हूं, एंटी ए क्यों लिखा, इसका मतलब एंटीबॉडी है, ताकि दोनों को अलग अलग पहचाना जाए। अगर किसी के आरबीसी पर दोनों ही एंटीजन है तो उसके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी होगा ही नहीं, एंटीबॉडी नील, एंटीबॉडी नील। अगर किसी के प्लाज्मा में मेरे दोस्तों, अगर किसी की आरबीसी पर दोनों ही एंटीजन नहीं है, अगर किसी की आरबीसी पर दोनों ही एंटीजन नहीं है तो उसके प्लाज्मा में दोनों ही एंटीबॉडी होंगे। इसके प्लाज्मा में एंटी ए भी होगा और इसके प्लाज्मा में एंटी बी भी होगा। अब मुझे दो प्रश्नों के आंसर दें, वह रक्त समूह कौन सा है जिसके प्लाज्मा में दोनों ही तरह के एंटीबॉडी होते हैं, ओ। वह रक्त समूह कौन सा है जिसके प्लाज्मा में एक भी एंटीबॉडी नहीं है, वो ए बी। अरे मेरे दोस्त ए बी के पास एक भी एंटीबॉडी नहीं है, तभी तो ये सर्वग्राही है, ये सभी का ब्लड ले सकता है ए बी, क्योंकि एंटीबॉडी नहीं है। बाहर से जो एंटीजन आएगा उसका विरोध करने वाला नहीं है। लेकिन बेचारे इस ओ को आप किसी का भी ब्लड दे दोगे, ले लेगा नहीं, इसके पास एंटीबॉडी मौजूद है। ये ए का ब्लड नहीं लेगा, बी का ब्लड नहीं लेगा, ए बी का ब्लड नहीं लेगा। लेकिन देखो इसका ब्लड आप किसी को भी दे सकते हो, क्यों, क्योंकि ओ वाले के पास कोई एंटीजन ही नहीं है। इसका ब्लड अगर किसी के भी शरीर में गया तो बाहर ऊपर एंटीजन ही नहीं है, तो हमारा इम्यून सिस्टम रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये यूनिवर्सल डोनर है, ये सर्वदाता है, यूनिवर्सल डोनर है, याद रख लेना। अब बात करते हैं आरएच सिस्टम की। मेरे दोस्तों जैसे एबीओ सिस्टम होता है वैसे ही आरएच सिस्टम होता है। लैंडस्टीनर और विनर ने, लैंडस्टीनर और एक साइंटिस्ट है विनर, लैंडस्टीनर और विनर ने मिलकर के आरएच कारक की खोज की। कौन से कारक की खोज की, आरएच फैक्टर की। और आरएच कारक की खोज किसके अंदर हुई थी, इसका नाम आरएच क्यों रखा, क्योंकि मकाका रीसस बंदर में, रीसस नाम का बंदर था, मकाका रीसस, कौन सा मंकी, मकाका रीसस मंकी के अंदर मेरे दोस्तों आरएच फैक्टर खोजा गया। लैंडस्टीनर और विनर ने यह देखा कि आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए, एंटीजन बी के अलावा भी एक तीसरा और एंटीजन पाया जाता है, और इस तीसरे एंटीजन को नाम दिया आरएच एंटीजन। ये आरएच एंटीजन जिनके पास होगा, जिनकी आरबीसी पर आरएच एंटीजन पाया जाता है, जिनकी लाल रक्त कोशिका पर आरएच एंटीजन प्रेजेंट होगा, उनको तो हम क्या कहेंगे, आरएच पॉजिटिव, उनको तो क्या कहेंगे, आरएच पॉजिटिव। और जिनकी आरबीसी पर आरएच एंटीजन नहीं होता, आरएच एंटीजन अब्सेंट होता है, उनको हम कहेंगे आरएच नेगेटिव। तो मान लो अगर किसी का रक्त समूह ए है और उसकी आरबीसी पर एंटीजन ए भी है और आरएच एंटीजन भी है, तो वो हो गए ए पॉजिटिव। और अगर किसी की आरबीसी पर आरएच एंटीजन नहीं है लेकिन ए एंटीजन है, ए है तो ए, आरएच नहीं है तो ए नेगेटिव।
तो इस तरह से इन ब्लड ग्रुप में अब 4 समूह बन गए, ए पॉजिटिव तो ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव तो बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव तो ए बी नेगेटिव, है कि नहीं। तो ये बात आपको याद रखनी है। और ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव, तो 4 और 4 8 समूह तैयार हो गए अब, ठीक है। तो अब बड़ी बात क्या है सुनो, और सबसे ज्यादा कौन सा एंटीजन लोगों में देखने को मिला। आर एच एंटीजन भी 5 तरह के होते हैं, ठीक है ना। आर एच डी, आर एच बड़ा ई छोटा ई, आर एच कैपिटल सी स्मॉल सी। तो सबसे ज्यादा जो आर एच एंटीजन देखने को मिलता है वो कौन सा एंटीजन है, डी। अब देखो मेरे दोस्तों, अब अपन अगर बात करें कि भैया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, ए जिसका रक्त समूह ए पॉजिटिव है वो ए नेगेटिव को ब्लड दे देगा क्या, और या फिर ए नेगेटिव ए पॉजिटिव को दे देगा क्या। ये यहां पर दुविधा हो गई। पॉजिटिव वाला नेगेटिव दे सकता है कि नेगेटिव पॉजिटिव को, समान समान को दे सकता है, पॉजिटिव पॉजिटिव को दे सकता है, नेगेटिव नेगेटिव को दे सकता है। लेकिन दिक्कत क्या थी, दिक्कत यह थी कि जिसका रक्त समूह पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव को ब्लड कभी भी नहीं दे सकता। क्यों, क्योंकि जिसका रक्त समूह पॉजिटिव होगा उसके पास आर एच एंटीजन होगा, और मेरे दोस्तों किसी के पास एंटीजन है और लेने वाले के पास आर एच एंटीजन नहीं है, तो लेने वाले का शरीर आर एच एंटीजन के विरुद्ध क्या बना देगा, आर एच एंटीबॉडी, और बाहर से जितनी भी आरबीसी आएगी वो इसके शरीर में नष्ट होती जाएगी। जबकि नेगेटिव वाले का रक्त पॉजिटिव को आराम से दे सकते हो, क्योंकि नेगेटिव वाले के पास आर एच एंटीजन ही नहीं है, तो इसके शरीर में जब एंटीजन बाहर से आएगा ही नहीं तो उसका विरोध कोई करेगा ही नहीं। तो ये बात आपको याद रखनी है, और यहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। क्या, देखो याद रखना, आर एच पॉजिटिव, यहां दाता लिख रहा हूं ऊपर, देने वाला डोनर, डोनर अगर पॉजिटिव हो और लेने वाला रिसीवर ग्राही, ग्राही अगर आर एच नेगेटिव हो, तो मेरे दोस्तों ये ब्लड, ये रक्तदान संभव है कि नहीं है। तो याद रखना ये असफल रक्तदान है। ये कैसा रक्तदान है, असफल। और यहाँ ग्राही की क्या हो जाएगी, मृत्यु, यहाँ ग्राही की मौत हो जाएगी। जानते हो क्यों, क्योंकि मेरे दोस्तों आर एच एंटीजन के विरुद्ध इसका शरीर क्या बना देगा, आर एच एंटीबॉडी, आर एच एंटीबॉडी का इसका शरीर क्या कर देगा, निर्माण कर देगा, जिससे आर एच एंटीजन वाली जितनी भी आरबीसी है, मान लो ये बाहर से एक आरबीसी आई, इसके ऊपर आर एच कारक है, तो इस एंटीजन को ये आर एच एंटीबॉडी क्या करेंगे, नष्ट करेंगे। इसलिए आरबीसी क्या होने लगेगी, नष्ट। ये इनका मेरे दोस्तों जमा होने लगेगा ग्राही के शरीर में और इसकी मौत हो जाएगी। तभी तो आपने देखा होगा मेरे दोस्तों, आर एच कारक की असंगतता से एक बीमारी होती है, आपने नाम सुना होगा, इरिथ्रोब्लास्टोसिस। क्या, इरिथ्रोब्लास्टोसिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ये नाम जरूर सुना होगा। गर्भ रक्ताणु को रक्ता, इसे बोलते हैं गर्भ रक्ताणु को रक्तता। मेरे दोस्तों ये किस तरह की बीमारी है जानते हो, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए। अगर आपका रिश्ता हो गया तो ठीक, और अगर शादी के बंधन में अभी तक नहीं बंधे हो तो एक बात याद रखना, अगर आपकी पत्नी आर एच नेगेटिव है और अगर आप आर एच पॉजिटिव है तो आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए। विज्ञान ये कहती है कि जो जोड़े बनते हैं वो कुछ इस तरह के बनने चाहिए, ठीक है ना। अगर आर एच पॉजिटिव का जोड़ा आर एच पॉजिटिव से बने तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आर एच नेगेटिव पति हो, ठीक है ना, सॉरी, पति आर एच नेगेटिव, पत्नी आर एच नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं है। पति आर एच नेगेटिव, पत्नी आर एच पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो तीसरा जोड़ा है ये बड़ा खतरनाक है। कौन सा, पति तो हो आर एच पॉजिटिव और पत्नी हो आर एच नेगेटिव। याद रख लेना, पति कह दो पिता कह दो एक ही बात है, पति यानी पुरुष, अब पत्नी यानी महिला, ये तो सभी को पता है, ठीक है ना। तो मेरे दोस्तों पति का रक्त समूह आर एच पॉजिटिव है, पत्नी का रक्त समूह आर एच नेगेटिव है, तो याद रख लेना, याद रख लेना मेरे दोस्तों, इस कंडीशन में ही यह बीमारी होती है।
ये बीमारी, ये रोग किसको होता है? बच्चे को। कब होता है? सुनो मेरे दोस्तों, जब इस जोड़े की पहली संतान जन्म ले और अगर वो पहली संतान RH पॉजिटिव हो तो ये संतान बिल्कुल सामान्य रूप से जन्म लेगी, ये नॉर्मल डिलीवरी होगी और इस संतान में किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होगी। लेकिन बच्चे का जब जन्म होगा तो बच्चे की कुछ RBC मदर के शरीर में चली जाएगी और मदर के शरीर में धीमे धीमे RH एंटीबॉडी बढ़ने लगेगी। ओके, अब मेरे दोस्तों, ये महिला जब दूसरी बार गर्भ धारण करेगी और दूसरी बार भी अगर संतान कैसी हो? RH पॉजिटिव हो, तो ऐसी परिस्थिति में मदर के अंदर बनी हुई RH एंटीबॉडी बच्चे में आ जाएगी। क्यों भाई? क्योंकि RH एंटीबॉडी जो होती है वो IgG प्रकार की होती है और IgG प्रकार की एंटीबॉडी हमेशा किसको पार कर सकती है? प्लेसेंटा को। तो मेरे दोस्तों, मां के शरीर से ये एंटीबॉडी बच्चे में आएगी, ये एंटीबॉडी बच्चे के RH प्रतिजन वाली RBC को नष्ट कर देगी और इस वजह से इस दूसरी संतान की मां के गर्भ में डेथ हो जाएगी। इसलिए इस दूसरे बच्चे को जो बीमारी हुई है इसका नाम है गर्भ रक्ताणु कोरकता। बट इसकी शर्त क्या है? शर्त यह है कि पिता कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव, और जो है उसकी मदर बच्चे की कैसी होनी चाहिए? नेगेटिव, तभी यह बीमारी होगी। अगर ये जो है पिता मेरे दोस्तों नेगेटिव हो जाए, ठीक है ना, उसकी मदर जो है पॉजिटिव हो जाए, तब बीमारी नहीं होगी। और अगर पहली संतान नेगेटिव हो, दूसरी संतान पॉजिटिव हो, तो दूसरी में बीमारी नहीं होगी। याद रखना। तो इस बच्चे को कैसे बचाया जाए? ये मौत कैसे बचाई जाए? इसका कोई इलाज है क्या? हाँ है। पहली संतान के जन्म होने के लगभग 24 से लेकर के 48 घंटे के भीतर इस मदर को, इसकी महिला को कौन सा टीका लग जाए? रोहगम का, ठीक है ना। तो प्रथम प्रसव के 12 से 48 घंटे के भीतर मदर को कौन सा टीका? RHD या रोगम या RH प्रतिरक्षी का टीका, RH एंटीबॉडी का टीका। तो मदर को अगर वैक्सीन लग जाए रोहगम की तो फिर मेरे दोस्तों क्या होगा? मदर में जो बच्चे की RBC आई है वो तुरंत नष्ट हो जाएगी। इसलिए मदर का इम्यून सिस्टम RH एंटीबॉडी बनाएगा ही नहीं। जब बनाएगा ही नहीं तो दूसरे बच्चे को खतरा होगा ही नहीं। ओके, चलो। तो ये बीमारी सेकंड संतान को होती है। अब सेकंड संतान लड़का हो या लड़की हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मेरे दोस्तों, इसके बाद में ब्लड वेसल्स के बारे में वैसे मैंने आपको बता दिया है कि रक्तवाहिनियां कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। एक ब्लड वेसल्स कौन सी होती है? आर्टरी। दूसरी कौन सी होती है? वेन। और तीसरी कौन सी होती है? कैपिलरीज। इनकी मैंने अभी बात पहले ही कर ली थी। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। अब है पोर्टल सिस्टम। किस तरह का सिस्टम? पोर्टल सिस्टम। इसे बोलते हैं निवाहिका तंत्र। निवाहिका तंत्र। यहां से वैसे तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रख लो आप सीधा सीधा। एक तो क्या याद रखो? हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, यकृत निवाहिका तंत्र। यकृत निवाहिका तंत्र किस में पाया जाता है? मेरे दोस्तों, यकृत निवाहिका तंत्र जो है वो पाया जाता है, यकृत निवाहिका तंत्र जो है वो मेरे दोस्तों स्तनधारियों में पाया जाता है। याद रख लेना मेरे दोस्तों, हम जो स्तनधारी है, हम जो मेमल्स है, हम मेमल्स में कौन सा सिस्टम पाया जाएगा? हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। अब पोर्टल सिस्टम क्या है? पोर्टल सिस्टम का मतलब है मेरे दोस्तों, जब ब्लड शरीर के किसी एक ऑर्गन में पहले एंटर करे और फिर उसके बाद में वहां का पूरा ब्लड इकट्ठा होकर के हार्ट में आए। यानी ब्लड डायरेक्ट हार्ट में नहीं जाए मेरे दोस्तों, ब्लड की कोई एक बड़ी वेसल्स पहले उस ऑर्गन में जाए, ऑर्गन छोटी छोटी केशिकाओं में बदल जाए, कैपिलरी में, फिर वहां से कैपिलरी इकट्ठा करके ब्लड किसी वेन में डाले और फिर वो वेन हार्ट में डाले। तो इस तरह का सिस्टम कहलाता है पोर्टल सिस्टम, ठीक है ना। तो हमारे पास में लीवर पोर्टल सिस्टम या हिपेटिक पोर्टल सिस्टम है। हिपेटिक पोर्टल सिस्टम में क्या होता है? यकृत निवाहिका तंत्र में क्या होता है? सुनो, हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, हमारी जो आहार नाल होती है मेरे दोस्तों,
हमारे आहार नाल से जुड़ी हुई जितनी भी कैपिलरी है, जितनी भी छोटी छोटी रक्तवाहिनियां हैं, वो आहार नाल से पोषक पदार्थ को इकट्ठा करेगी, न्यूट्रिएंट को इकट्ठा करेगी, इकट्ठा करके उसे लीवर में लेके आती है, ठीक है। और लीवर से मेरे दोस्तों, लीवर के अंदर वो जितने भी न्यूट्रिएंट है, जितने भी पोषक पदार्थ है, वो लीवर में जो काम के हैं वो स्टोर हो जाएंगे। और फिर मेरे दोस्तों वही ब्लड आगे कहां पर चला जाएगा, वही ब्लड मेरे दोस्तों कहां पर चला जाएगा, वो ब्लड चला जाएगा हार्ट में, और फिर हार्ट ब्लड को क्या करेगा, पंप करेगा। ये बात याद रखना। तो ये हो गया हेपेटिक। अब एक रीनल पोर्टल सिस्टम, इसे मेरे दोस्तों वृक्क निवाहिका तंत्र कहते हैं। पहले तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, क्या स्तनधारियों में वृक्क निवाहिका तंत्र होता है? नहीं होता। हमारे शरीर में मेरे दोस्तों यकृत निवाहिका तंत्र होता है, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है, याद रख लेना, ठीक है ना। तो सर ये अगर हमारे शरीर में यानी मेमल्स में अगर रीनल पोर्टल सिस्टम नहीं होता तो किसके अंदर होता है? फ्रॉग के अंदर होगा क्या? एम्फीबियंस में होगा, एम्फीबियन में होता है। ओके। अब मेरे दोस्तों एक और सिस्टम भी है, उसका नाम है हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। इसका संबंध किससे है? कई बार एग्जाम में आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से, पीयूष ग्रंथि से। इसका संबंध किससे है? पीयूष ग्रंथि से। तो तीन तरह के पोर्टल सिस्टम हो गए, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, रीनल पोर्टल सिस्टम, हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। हिपेटिक पोर्टल सिस्टम मेमल्स के पास है, एम्फीबियन के पास भी है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो बताओ, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए एम्फीबियन के पास कौन सा पोर्टल सिस्टम होगा? हिपेटिक होगा क्या? हाँ। रीनल होगा क्या? हाँ। लेकिन अगर मेमल के बारे में आ जाए तो मेमल के पास में हिपेटिक होगा क्या? हाँ। रीनल होगा क्या? नहीं। इतना याद रख लोगे क्या? बिल्कुल रख लेंगे। देख लो, आप इस स्लाइड को भी देख सकते हो। देखो, जितनी भी आपको यहां रक्तवाहिनियां दिख रही है वो सभी आहार नाल से ब्लड को इकट्ठा कर रही है और लीवर में लेके आ रही है, इसलिए इसका नाम हो गया हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। ओके, चलो अब मेरे दोस्तों बात सबसे लास्ट हेडिंग की करते हैं और उसका नाम है लिम्फेटिक सिस्टम, लस्सी का तंत्र। क्या मेरे दोस्तों? लस्सी का तंत्र, लिम्फेटिक सिस्टम। मेरे दोस्तों लिम्फेटिक सिस्टम है क्या? ये हमारे शरीर का ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर लिम्फ यानी लस्सी का, लिम्फ वेसल यानी लस्सी का वाहिनी, लिम्फ नोड, लिम्फ ग्लैंड शामिल होती है, ठीक है। तो इस सिस्टम को कौन बनाएगा? एक तो मेरे दोस्तों लस्सी का, दूसरा लस्सी का वाहिनी, तीसरा मेरे दोस्तों लिम्फ नोड, लिम्फ नोड। अरे मेरे दोस्तों, ब्लड और लस्सी का में सबसे बड़ा फर्क यह है कि आपका जो ब्लड है ना, ब्लड में प्लाज्मा भी है, बिल्कुल, आरबीसी भी है, बिल्कुल, प्लेटलेट्स भी हैं, बिल्कुल, और इसके अलावा डब्ल्यूबीसी भी है। ये आपका ब्लड है। लेकिन अगर अपन लिम्फ की बात करें, लसिका की बात करें, तो लसिका में प्लाज्मा तो है, लसिका में आरबीसी नहीं है, लसिका में डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट भी नहीं है। तो मेरे दोस्तों कुल मिलाकर के हमारी जो लसिका है उसमें आरबीसी नहीं है, रेड ब्लड सेल नहीं है, इसलिए हमारी जो लसिका है वो रंगीन होगी, रंगीन होगी, कलरलेस होती है। हमारी जो लिम्फ है वो कैसी होती है? कलरलेस होती है, याद रख लेना। और जगह जगह अपने शरीर में जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, ठीक है, ये इस तरह का कुछ सिस्टम है, देख लो आप, जगह जगह आपको रेड गांठें दिख रही है कि नहीं दिख रही, नोड दिख रहे हैं। तो अपने शरीर के गर्दन वाले भाग में, कंधे वाले भाग में, बगल वाले भाग में, शरीर के हर एक हिस्से में लिम्फेटिक नोड होते हैं, लस्सी की पर होते हैं, ये लिम्फोसाइट को बनाते हैं। यह लिम्फेटिक सिस्टम ही तो ऐसा सिस्टम है जो हमें प्रतिरक्षा प्रदान करता है। जैसे गले वाले भाग में टॉन्सिल हो गया मेरे दोस्तों, ठीक है, लिम्फ नोड अपने शरीर के बहुत से भागों में होता है। ओके, अब सुनिएगा, अब मेरे दोस्तों तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया कि हमारा लसिका किससे मिलकर बना है, एक तो प्लाज्मा से और एक डब्ल्यूबीसी से, ठीक है।
तो अब मेरे दोस्तों आगे अगर बढ़े, और इस लिम्फेटिक सिस्टम का सबसे मुख्य भाग होता है लिम्फ नोड, लसीका पर्व। इनको क्या कहते हैं? लसीका पर्व। जैसे उदाहरण बताओ सर, गले में टॉन्सिल होती है, ये एक लिम्फ नोड है। अपनी आहार नाल में पेयर पेच होते हैं। पेयर पेच क्या है सर? अरे भैया, पेयर पेच एक लिम्फोइड नोड है जो बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम करता है, पैथोजन को नष्ट करने का काम करता है। लिम्फोसाइट बनते हैं यहां पर। ओके, तो मेरे दोस्तों जो हमारी लिम्फ वेसल्स होती है, हमारी जो लसीका वाहिनी होती है, इनके जो फूले हुए सिरे हैं, ठीक है ना, उनको ही हम बोलते हैं क्या? लिम्फ नोड। ठीक है ना मेरे दोस्तों। अब जो लिम्फ नोड के एग्जांपल बताओ सर। एक तो टॉन्सिल जो गले में होती है, और एक पेयर पेचेस जो आहार नाल में होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में। ओके, कई बार एग्जांपल भी आ जाता है कि टॉन्सिल व पेयर पेचेस किसका उदाहरण है? लिम्फेटिक नोड का। बिल्कुल। तो सर ये लिम्फेटिक नोड काम क्या करेंगे? अरे मेरे दोस्त, लिम्फेटिक नोड इनका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये एक तो लिम्फोसाइट बनाते हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि लिम्फेटिक नोड में निर्मित होता है, लिम्फेटिक नोड में निर्माण होता है लिम्फोसाइट का, यस। एंटीबॉडी का, यस। पैथोजन एंड बैक्टीरिया का फेगोसाइटोसिस, यस। याद रखें आप। तो एक तो यहां लिम्फोसाइट बनेगी, एक लिम्फोसाइट बनने के बाद में वो लसीका में चली जाती है। ओके, एक यहां एंटीबॉडी बनेगा, बिल्कुल, और एक यहां फेगोसाइटोसिस होगा, मतलब रोगाणुओं का भक्षण होगा। रोगाणुओं का क्या होगा? भक्षण होगा। ओके, अब मेरे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ओके ओके ओके, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब सुनिएगा मेरे दोस्तों, अब सबसे लास्ट हेडिंग पर अपन आ चुके हैं। अब सुनो, अब मेरे दोस्तों एक बहुत ही फेमस लिम्फेटिक नोड है, और जो मैं डायग्राम में भी आपको दिखाना चाहता हूं, और कई बार आपने इसका नाम भी पढ़ा होगा। ये जो लिम्फेटिक नोड है, ये आपके स्टोमक के जस्ट पीछे की तरफ है। ये आपका आमाशय है, स्टोमक है, और इस आमाशय के जस्ट पीछे की तरफ है। इसका नाम है स्प्लीन। इसको हम क्या कहते हैं? स्प्लीन। याद रख लेना मेरे दोस्तों, इसको हम प्लिया कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लिया। नाम जरूर सुना होगा। प्लिया बहुत ज्यादा फेमस है मेरे दोस्तों। क्यों फेमस है? तो सुन लो। एक तो ये इसलिए फेमस है क्योंकि इसको ब्लड बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड बैंक। एक ये इसलिए फेमस है क्योंकि इसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, ग्रेवी यार्ड ऑफ आरबीसी। एक ये इसलिए फेमस है क्योंकि ये शरीर का सबसे बड़ा लिम्फेटिक नोड है। टॉन्सिल आपने गले में देखा होगा, उस टॉन्सिल से भी ये बड़े आकार का होता है। ओके, और तीसरी और चौथी बात यह है कि इसकी उत्पत्ति भी हृदय के समान मेसोडर्म से हुई है। तो ये मेसोडर्मल होता है उत्पत्ति में। ये सबसे बड़ा लिम्फेटिक नोड है। इसको ब्लड बैंक कह रहे हैं, इसको मेरे दोस्तों कब्रिस्तान कह रहे हैं, आरबीसी का। आरबीसी का कब्रिस्तान क्यों भाई? क्योंकि जब आरबीसी की जीवन अवधि पूरी हो जाती है तो उस आरबीसी का यहाँ पर भक्षण होता है, उस आरबीसी को यहाँ फेगोसाइटोसिस होता है। ब्लड बैंक क्यों है? क्योंकि भ्रूणीय अवस्था में मेरे दोस्तों इसमें रुधिर बनता है। भ्रूणीय अवस्था में ब्लड का निर्माण कहां पर होता है? तो भ्रूणीय अवस्था में ब्लड का निर्माण अपरा में, स्प्लीन में, लीवर में। याद रखें आप। और मेरे दोस्तों इस स्प्लीन के अंदर बहुत सारे ब्लड के कोटर होते हैं जहां रक्त भरा हुआ है, रुधिर भरा हुआ है। ठीक है ना। इसके भी दो रीजन होते हैं, एक व्हाइट और एक रेड। याद रखना। और इसमें मेरे दोस्तों ब्लड से भरे हुए कोटर होते हैं, उनको क्या कहते हैं? और ये एग्जाम में नाम आ सकता है, याद रखना। इन्हें बोलते हैं कोड ऑफ बिलरथ। याद रख लेना, कोड ऑफ बिलरथ। ठीक है ना। याद रखना, बिलरथ के रज्जू कहां पाए जाते हैं? तो आंसर याद रखना, स्प्लीन। और ये किस तरह के रज्जू है? तो ये रक्त से भरे कोटर होते हैं। याद रखना मेरे दोस्तों, जो किसके अंदर है? स्प्लीन में। ओके, अब मेरे दोस्तों स्प्लीन के अंदर किस तरह का टिश्यू होता है?
यह भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो स्प्लीन के अंदर रेटिक्यूलो एंडोथीलियम पाई जाती है। सर रेटिक्यूलो एंडोथीलियम का मतलब क्या है? जाल युक्त अंतः उपकला, यानी मेरे दोस्तों जाल के समान उपकला अंदर की तरफ देखने को मिलती है। किसमें? स्प्लीन में। ओके, अब मेरे दोस्तों स्प्लीन का काम क्या है? सबसे पहला काम तो यह है कि इसमें आयरन नाम का खनिज स्टोर रहता है। दूसरा, भ्रूण अवस्था में इसमें ब्लड बनता है। भ्रूण अवस्था में ब्लड का क्या होगा? निर्माण भ्रूण अवस्था में होगा, याद रखना। ठीक है, तीसरी बात क्या है सर? तीसरी मुख्य बात यह है कि यहां पर मेरे दोस्तों टूटी हुई आरबीसी का क्या होगा? फेगोसाइटोसिस, यानी आरबीसी का फेगोसाइटोसिस यानी भक्षण। ठीक है ना, तो ये आरबीसी का क्या करेगा? भक्षण। और किसका भक्षण करेगा? जो पैथोजन होते हैं मेरे दोस्तों, जो माइक्रोब होते हैं, उनका भी यहां पर फेगोसाइटोसिस होगा। और ये ब्लड के लिए फिल्टर का काम करेगा, ब्लड को छानने का काम करता है मेरे दोस्तों, याद रख लेना। एक फिल्टर का काम करता है कौन? स्प्लीन। ठीक है ना, तो ये बात भी आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है ना मेरे दोस्तों, तो ये आपका कौन सा था मेरे दोस्तों? सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है ना, जिसमें हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी पढ़ा, लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम भी पढ़ा। और एक मेरे दोस्तों मैंने आपको लैक्टियल नाम की ब्लड कैपिलरी के बारे में भी बताया, लिम्फ कैपिलरी के बारे में बताया था। मतलब कि मेरे दोस्तों लसिका का परिवहन जो है लिम्फ वेसल्स में होता है। लसिका किस में बहती है? लिम्फ वेसल्स में। लसिका वाहिनी में। तो बताओ हमारे पास में जो लसिका तंत्र है वो बंद है कि खुला है मेरे दोस्तों? बंद है, याद रख लेना। क्लोज लिम्फेटिक सिस्टम होता है। कैसा? क्लोज लिम्फेटिक सिस्टम है। और मेरे दोस्तों याद ये भी रखना कि जो लिम्फेटिक सिस्टम है मेरे दोस्तों, इसको सेकेंड सर्कुलेशन ऑफ बॉडी कहते हैं। शरीर का सेकेंडरी सर्कुलेशन, सेकेंडरी सर्कुलेटरी सिस्टम इसे कहा जाता है, याद रखना। मेरे दोस्तों ब्लड और लिम्फ में सबसे बड़ा फर्क यह है कि हमारा जो लिम्फ है, हमारा जो लसिका है मेरे दोस्तों, एक तो लसिका में वर्णक नहीं है, लसिका रंगहीन होती है। कैसी? रंगहीन, कलरलेस। दूसरी बड़ी बात यह है कि लसिका में मेरे दोस्तों अपशिष्ट ज्यादा होते हैं, याद रखना। लसिका में अपशिष्ट यानी जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, वेस्ट मटेरियल जो होता है, उसकी अधिकता होती है, याद रखना। लसिका के अंदर मेरे दोस्तों बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, सभी बच्चे याद रखें। लसिका के अंदर ब्लड क्लोटिंग फैक्टर नहीं पाया जाता, रक्त स्कंदक कारकों की कमी होती है। ब्लड क्लोटिंग फैक्टर की क्या होती है मेरे दोस्तों? कमी होती है, याद रखना। और लसिका में आरबीसी व प्लेटलेट्स की कमी होती है, याद रखना मेरे दोस्तों। ठीक है, ब्लड और अगर आप लिम्फ को कंपेयर करें तो WBC भी कम होगी, कंपेयर करें तो। ठीक है ना। और वैसे ही अगर देखा जाए कि कौन सी कोशिका लिम्फ में ज्यादा होती है, WBC, तो लिम्फ WBC युक्त होता है। ठीक है ना, याद रख लेना। ये बातें आपको लिम्फ के बारे में याद रखनी पड़ेगी। ठीक है ना। और लिम्फ के अंदर भी मेरे दोस्तों CO2 और अगर मैं बात करूं बहुत सारे वेस्ट मटेरियल, नाइट्रोजनी वेस्ट की, ठीक है ना। और वसा जो अवशोषित होती है वो लिम्फ में ही मिलती है। ठीक है ना। फैट जब अवशोषित होती है तो वो लिम्फ में। और जो ये लसिका वाहिनियां हैं ये किस में खुलती है? ये लसिका वाहिनियां इस लिम्फ को इकट्ठा करके किस में डालती है? वेन में। तो याद रखना ये वेन के अंदर, शिरा के अंदर खुलती है। ये भी आपको बड़ी बात याद रखनी होगी। ओके, तो मेरे दोस्तों ये इससे रिलेटेड जो मुख्य जानकारी थी वो मैंने पूरी ईमानदारी से आपको पढ़ाने का प्रयास किया है। बाकी मेरे दोस्तों विजय एजुकेशन ये आपका अपना परिवार है, इस परिवार का साथ दीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा। और मेरे दोस्तों आप
आपका सपोर्ट हमारी ताकत है, ठीक है ना। हम मेरे दोस्तों बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। मैं मेरे दोस्तों मेरे पूरे समय को कंप्लीटली मैं आपको दे चुका हूं। बच्चों में दिल से मेहनत करके आता हूं, ठीक है। और मैं हमेशा ये सोचता हूं कि मैं आज आपको कुछ नया सिखा सकूं, ठीक है ना। और आपका बस सपोर्ट मांग रहा हूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और आपका सपोर्ट बस यही है कि आप मन लगा के मैं जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ें बच्चों, याद करें, पूरा भरोसा रखें, ठीक है ना। और अपने दोस्तों को भी इस विजय एजुकेशन प्लेटफॉर्म से जोड़ें मेरे दोस्तों, ठीक है। आपका सपोर्ट आज मैं मांगने आया हूं मेरे दोस्तों। विजय एजुकेशन को आज आपकी ज़रूरत है, ठीक है। और आपको अगर मेरे दोस्तों कोई किसी तरह का डाउट है, किसी तरह से आप कंफ्यूज हैं, आपको कोई डीमोटिवेट कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आप हमें कॉल करें मेरे दोस्तों, मैं हमेशा आपका साथ दूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।